हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। तो आज 1 नवंबर है और सभी जो DSSB की एग्ज़ाम है वो हो चुकी है स्टार्ट। काफ़ी सारे बच्चों की है वो आज एग्ज़ाम है। तो अभी मैं जो है आज से आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आपके जर्नल पेपर प्लस SST दोनों का ही जो है वो आपके लिए एक टेस्ट पेपर मैंने रेडी किया है। तो आज मैं आपके लिए ये जो टेस्ट पेपर है वो शेयर करने वाली हूँ। इसमें सारे ही प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर दोनों को लिया है कंबाइंड मैंने साथ में, ताकि आपका जो है रिवीजन आपने जो पढ़ा है वो आप रिवाइज कर पाएँ और अच्छे से आपकी एग्ज़ाम जाए। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट और एग्ज़ाम अच्छे से आपको करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जहाँ सेंटर आया है वो सेंटर ज़रूर देख लें, टाइम देख लें कितने बजे वहाँ पहुँचना है, कितने बजे गेट बंद हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लें, अगर आप 2 मिनट भी गेट बंद होने के बाद पहुँचते हैं तो गेट नहीं खुलेगा। सो प्लीज़ टाइम पर पहुँचे एग्ज़ाम सेंटर में। और जो जो वहाँ पर ड्रेस कोड आपको अलॉट हुआ है कि हाफ स्लीव्स की शर्ट या कुर्ता या जो भी आपको गर्ल्स को हाफ स्लीव्स का कुर्ता है और कोई भी ज्वेलरी वहाँ आपको कैरी नहीं करनी होती है। तो प्लीज़ आप उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपके साथ कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ वहाँ कैरी नहीं करनी है। पेन भी वहाँ आपको अंदर ही मिलेगा। सो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हाइपर नहीं होना है। तो देखिए जर्नल पेपर प्लस SST दोनों का जो है हम लोग आज मॉडल टेस्ट पेपर देखेंगे, प्रैक्टिस सेट देखेंगे। एक टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा इस वीडियो में भी, ताकि आपकी फटाफट जो आपका वहाँ पर टाइम होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलें। हाँ, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट आप एग्ज़ाम में जो है वो आपने वो तो सभी को पता होगा कि DSSB के एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि जैसे आप फर्स्ट जर्नल पेपर आपका पहले पोर्शन खुलता है, कोई भी पोर्शन वहाँ पर खुल सकता है। ये नहीं है कि आप पहले हिंदी करेंगे फिर इंग्लिश करेंगे। देखिए जो पोर्शन खुलेगा वो आपको करना पड़ेगा, आप उसमें रिवर्स नहीं हो सकते दोबारा से। अगर आप आगे बढ़ गए हैं तो दोबारा इस वाले पोर्शन पर आप नहीं आ सकते। तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चे जैसे रीजनिंग का आपका पोर्शन खुल गया है और आप सोचेंगे रीजनिंग मैं लास्ट में करूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। रीजनिंग का यहाँ आपके ओपन हो चुका है पोर्शन, तो आपको उसमें से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको उसी टाइम करने हैं। अगर आप आगे बढ़ गए तो दोबारा रीजनिंग आपकी ओपन नहीं होगी। सो प्लीज़ केयरफुली इसको करना है, ध्यान से। नहीं पता तो वहाँ इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनको प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा। बस हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करना है, क्योंकि क्या पता बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वाले एग्ज़ाम के लिए आगे एलिजिबल नहीं है। तो ये मान लीजिए आपके पास ये लास्ट मौका है, और जो बच्चे एलिजिबल हैं वो अगर उन्होंने तैयारी अच्छे से की है तो आपको अच्छे से करना है। अगर आप ऐसे देखने के लिए गए कि एग्ज़ाम कैसी होती है ये वो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा मोटिव यही है कि आपने जो पढ़ाई की है वो आपकी सफल हो, आप एग्ज़ाम अच्छे से दें और आप नौकरी प्राप्त करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का कंबाइंड किया है मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसमें अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं इनको कंटिन्यू आगे और रखूँगी जब तक आपकी एग्ज़ाम है। बहुत सारे कमेंट आ रहे, मैम हमारा 7 नवंबर को एग्ज़ाम है, किसी का 8 नवंबर को एग्ज़ाम है, कि आप प्लीज़ क्लासेस जो है वो कंटिन्यू रखें। डेफिनेटली कंटिन्यू रखी जाएगी। बहुत ज्ञानी बाबा भी हैं यहाँ पर जिनको क्वेश्चंस बहुत ईजी लगते हैं। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, इक्के दुक्के बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा, बेटा आप इतने इंटेलिजेंट हैं फिर अभी तक नौकरी क्यों नहीं लगे हो आप, है ना। तो मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई करना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। हाँ, इग्नोर करो, बहुत होता है ना, आप सोसाइटी ऐसी है, आप कितना भी अच्छा करो, एक वो बोलते हैं ना पाँव खींचने वाला होता ही है, तो वो होता ही है ऐसा। तो आप लोग बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, इक्के दुक्के ऐसे भी आते हैं जो इस पर इतना ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। अगर ध्यान देंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंग्लिश का। Select the antonym of underlined words. The प्रिविलेज रिमार्क्स प्रोवोक्ड नो कमेंट्स। ठीक है, तो प्रिविलेज का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। ठीक है, एंटोनिम इसका बताना है। इसका एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। तो ध्यान में रखना है, हिंदी में भी आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इंग्लिश में भी। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। तो आपका प्रिविलेज का एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रिविलेज का एंटोनिम यहाँ सीरियस। ठीक है, सीरियस का मतलब होता है गंभीर। देखिए प्रिविलेज का मतलब होता है जो बेवक्त पर जो बोला गया मूर्खता पूर्वक वाक्य जो होता है ना, वो आपके प्रिविलेज होता है ना। यानी
प्रोवोक्ड बोलते हैं, रिमार्क्ड बोलते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें। तो सीरियस का मतलब होता है कि आप गंभीर रूप से जो गंभीर जो होता है सीरियस वो होता है। दूसरा शब्द है आपका फ्रेंटिक। फ्रेंटिक का मतलब है बेचैनी, बेचैन। मोमेंटिश अगला है, मोमेंटिश का मतलब है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट जो होता है। और लास्ट आपका फैंसीफुल, तो फैंसीफुल यानी काल्पनिक। तो अगर प्रिविलेज के हिसाब से देखें तो राइट आंसर इसका सीरियस हो जाएगा, यानी प्रिविलेज का मतलब होता है बेवक्त पर बोला गया मूर्खतापूर्वक वाक्य, और इसका ठीक अपोजिट जो है वो सीरियस हो जाएगा। तो सारे विकल्पों के हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, अभी एंटोनिम था, अभी आपके सामने सिनोनिम है। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द। ठीक है, तो शब्द है आपके पास में ट्रीजन। ठीक है, ट्रीजन का आपको सिनोनिम बताना है। तो ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह। क्या होता है? देशद्रोह। क्या पता किसी वर्ड की मीनिंग आपसे पूछ ली जाए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ट्रीजन मतलब देशद्रोह। समानार्थक शब्द पूछा है। पहला आपका डिसलॉयल्टी। डिसलॉयल्टी का मतलब होता है कि बेवफाई जो होती है ना वो होती है। दूसरा है पैशन। पैशन का मतलब होता है जुनून। ठीक है, थर्ड है आपका मिसरेबल। मिसरेबल मतलब दुखी। और चौथा है आपका डिसपियर। तो डिसपियर का मतलब है गायब हो जाना। ठीक है, तो आप सिनोनिम के हिसाब से अगर इसका देखें पहले वाले का सॉरी किसका ट्रीजन का, तो ट्रीजन का सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? ट्रीजन का सिनोनिम हो जाएगा डिसलॉयल्टी। ठीक है, डिसलॉयल्टी मतलब जो आपकी बेवफा हो गया। और उसी के साथ में एक और वर्ड आता है आपका ट्रीचरी। ठीक है, जो राजकोष होता है। तो ये इसके सिनोनिम होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ब। इनिमिटेबल। ठीक है, ये देखिए आप ध्यान से इसको स्पेलिंग जरूर देखना है इनिमिटेबल का। तो इसका आपको बताना है या इसकी मीनिंग आपको बतानी है इनिमिटेबल की। इनिमिटेबल आपको बता दूं पहले तो होता क्या है? अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, वो होता है। तो फर्स्ट वाला है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, यानी जहां पहुंचा ना जा सके। दूसरा है इनकेपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। या नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड, तो जहां आपको क्या हो जाएगा नेक्स्ट आपका, जिसकी नकल ना की जा सके। ठीक है, इमिटेटेड जो होता है जिसकी नकल ना की जा सके। तो इमिटेबल भी यही होता है तुलनीय, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सके। तो आपके राइट आंसर यही हो जाएगा ना। अगला है लिस्ट ऑफ गुड्स, यानी सामानों की सूची से कोई लेना देना नहीं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अभी देखिए आज मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब मैं प्रिपेयर करूँगी तो उसमें सिर्फ मैं आंसर पे ही टिक करूँगी, कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आप क्या इतने टाइम पीरियड में क्वेश्चन जो है वो आप कर पाएंगे, क्वेश्चन पेपर सोल्व कर पाएंगे। तो बहुत कम टाइम में, आज मैं थोड़ा सा लेंथी इसलिए बना रही हूँ कि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। आप थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में ऐसा मैं नहीं करूंगी, पहले ही मैं आपको बता दूं। और हाँ, आगे तभी वीडियो बनेगा जब आप इस पे अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग द करेक्ट। ठीक है, विच वन ऑफ द स्पेलिंग करेक्ट। ठीक है, तो स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है इसमें? स्पेलिंग है हमारी इम्प्रेसिव। ठीक है, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव और इम्प्रेसिव भी। ठीक है, तो कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? देखिए इम्प्रेसिव की स्पेलिंग होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, EMPRESSIVE। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर किस में है आपके? EMPRESSIVE ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। तो करेक्ट स्पेलिंग इज इम्प्रेसिव। ठीक है, ये जो इम्प्रेसिव है उसका और क्या मतलब हो सकता है? तो इम्प्रेसिव क्वालिटीज, स्किल, ग्लैंड, इम्पोजिंग, ऑसम, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? इम्प्रेसिव के हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन ए ड्रॉप इन द ओशियन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए ड्रॉप ऑफ ए ड्रॉप इन द ओशियन, यानी कि अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब हिंदी में देखिए सभी को पता है, मैं बोलूँगी सभी के दिमाग में बत्ती जल जाएगी, है ना। यानी कि ए ड्रॉप इन द ओशियन यानी ऊंट के मुंह में जीरा। समझ गए सब लोग? अब आंसर आप कर पाएंगे। तो इसका मतलब होता है स्मॉल प्रॉब्लम दैट विल प्रोबेबली गेट लार्जर।
ठीक है, ये एक छोटी समस्या है। नेक्स्ट है समथिंग सो स्मॉल दैट इट वॉन्ट मेक एनी नोटेबल डिफरेंसेस, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इतनी छोटी है कि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो यही तो हमारा होता है। क्या आप एक ड्रॉप ऑफ इन द ओशियन का, एक ओशन में एक ड्रॉप डालेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? वैसे ही जैसे ऊँट के मुंह में जीरा डालेंगे तो क्या ऊँट को उससे फर्क पड़ेगा? तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। बाकी आगे आप देखिए कि एवरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन हेल्प्स, क्या छोटा योगदान मदद कर सकता है, या नन ऑफ द अबाव, इसमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स ऑल द नाइट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएटेड वर्ड गिवन बिलो। कौन सा जो वर्ड है इसके अंतर्गत आएगा? यानी कि इट हैज़ ऑल द नाइट क्या हुआ? रेनिंग, रेन, बीइंग रेनिंग, या फिर आपकी इज रेनिंग। देखिए इसमें अगर आप हम देखें कि इन दिस सेंटेंस हैज़ बीन रेनिंग, इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, हैज़ बीन। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम इनके हिसाब से देखें, रेनिंग यानी कि बारिश हो रही है, नेक्स्ट है रेन, बारिश होती है, और बीइंग रेनिंग यानी बारिश हो रही थी। तो हम क्या बोलेंगे? इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल द नाइट, यानी पूरी रात बारिश हो रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन, चूज द पार्ट। ये क्वेश्चन पक्का आएगा एरर से, है ना, तो हमको इसमें एरर ढूंढना है। फर्स्ट है 65 ईयर, ए है हैव पास्ट, बी सिंस इंडिया बिकम फ्री, या डी है आपका नो एरर। तो देखिए ए में 65 ईयर है, बी हैव पास। अगर हम इसको देखें 65 ईयर, तो 65 ईयर प्लूरल नाउन फ्रेज, तो उसके साथ में हैव पास्ट आया है, तो हैव पास्ट विच इज करेक्टली टेक द प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो ये वाला भी आपका सही हो जाएगा, सिंस इंडिया बिकम फ्री, तो इसमें कोई एरर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, नो एरर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा शैल वी प्ले इंडोर डैश स्वेटिंग आउट इन द सन। इसका मतलब है क्या हम घर के अंदर खेलें, कैसे धूप में पसीना जो है वो कैसे, क्या इंस्टेटेड ऑफ, फर्स्ट है इंस्टेटेड ऑफ, दूसरा है अदर देन, बट फॉर, या बिकॉज ऑफ। तो देखिए इसमें राइट आंसर आएगा आपका, जैसे पहले वाला है आपके इंस्टेटेड ऑफ यानी के बजाय, इनका सबका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। अदर देन के अलावा, के अलावा। ठीक है, अब आप खुद ही आंसर बता देंगे हिंदी में बताने के बाद में। बट और के बिना, बट फॉर के बिना, और बिकॉज ऑफ यानी के कारण। तो आप राइट आंसर आप खुद बता सकते हैं इसमें क्या आएगा। इसमें आएगा इंस्टेटेड ऑफ, यानी कि क्या हम घर के अंदर खेल सकते हैं धूप में पसीना बहाने के बजाय। ठीक है, तो आप इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टेटेड ऑफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल डैश ग्लिटर्स इन गुड नॉट गोल्ड। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑल, विच, दैट, या फिर आपके हु या होम। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका दैट आ जाएगा, है ना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि सभी ग्लिटर गोल्ड नहीं होते हैं। तो राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी। जो इसमें आपको जो है वो इस सेंटेंस में कौन सा जो है वर्ब आएगी इसके अंतर्गत, तो इसमें हम देखें तो क्या द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी, तो पत्तियां जो है वो पीली और चिपचिपी थी। तो इसमें आपको वर्ब ढूंढनी है, वर्ब क्या आएगी, क्या लीव्स हैं, वर है, येलो है, या स्टिकी। देखिए इसमें जो वर्ब है वो आपकी आएगी वर। ठीक है, कि जो येलो और स्टिकी के लिए वर्ब आई है वो वर आई है, तो वर इज अ वर्ब। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब ये 10 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के थे। अब क्वेश्चन आते हैं हमारे हिंदी के। मैंने मैथ यहाँ पर आपके लिए ऐड नहीं की है, पहले ही मैं आपको बता दूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने ऐड किए हैं। हिंदी भी की है आपके लिए, रीजनिंग भी की है, बाकी जीके वाला पोर्शन तो है ही अच्छे से। अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। देखिए अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा, अनावृष्टि ऑप्शन नंबर सी में आपके दिया गया है। फटाफट कर लेते हैं। हिंदी में इतना ज़्यादा अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा
करने की आवश्यकता नहीं, एक्सप्लेन करने की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद सभी को पता है, अरविंद का मतलब कमल होता है और कमल के पर्यायवाची सभी को ही पता है, पंकज, जलज, अंबुज, उसी के साथ में राजीव, सरोज, नलिन, ये सभी जो हैं आपकी क्या हो जाएंगे? अरविंद यानी कमल के पर्यायवाची हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में, अंबुज भी कमल का है, जलज भी मिलिंद जो है, मिलिंद एक भौरा का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? भौरा का। तो मिलिंद राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? तो ये बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा। देखिए, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को अनामिका कहा जाता है, और अनामिका अगर राइट देखिए लिखा हुआ तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है वर्तनी के हिसाब से। तो कनिष्ठिका और मध्यमिका अंगुली के बीच में जो है वो अनामिका होती है। अगला है, निम्नलिखित शब्द में दिए गए विकल्पों में सही शब्द छांटिए संधि विच्छेद करते समय। विरोचित, विरोचित का सही संधि विच्छेद अगर करें तो वीर प्लस उचित होता है। तो वीर प्लस उचित अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ठीक है। और ये संधि कौन सी है? तो ये गुण स्वर संधि होती है आपके। विरोचित, वीर प्लस उचित गुण स्वर संधि होती है। इसमें ए और आ के बाद में जो ह्रस्व और दीर्घ स्वर आता है ना, वो री बन जाता है, तो विरोचित हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर और देखें तो आपके ऑप्शन उदाहरण, तो जैसे भारत प्लस उदय, भारत तो उदय हो गया, तो ये भी आपकी गुण स्वर संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुरूप में कौन सा समास है? देखिए, अनुरूप समास जो होता है, अगर आपके देखें तो अनुरूप में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। कैसे? अनु क्या है? एक उपसर्ग, ठीक है, और उसके बाद में जो है आपका मूल शब्द क्या आ जाता है? रूप, ठीक है। तो जिस समास का पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है, तथा जिसमें उपसर्ग हो, ठीक है, वो आपके क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगर इसका विग्रह करें तो रूप के अनुसार होगा, है ना। अनुरूप यानी रूप के अनुसार, ठीक है। और इसमें क्या उपसर्ग लगा हुआ है? अनुपसर्ग लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देखिए, समास संधि से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना सभी को ही पता है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग रूप बताइए। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग रूप जो है वो बिना देखे आपको लिखना है, आपको पता होने चाहिए। कवि का स्त्रीलिंग पूछा जाता है, अध्यापक का पूछा जाता है, ब्राह्मण का पूछा जाता है। तो ब्राह्मण का क्या हो गई? ब्रह्माणी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में देखें तो इसमें नहीं आ गया, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। देखिए, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो इसमें कारक देखिए तो के लिए संप्रदान में इसमें आएगा, कारक आपको आनी चाहिए। तो आपके राइट आंसर, जैसे संप्रदान का कारक चिन्ह क्या क्या हो जाएगी? को, के लिए, ठीक है। तो राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो और आपके राइट आंसर संप्रदान कारक इसमें आ जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो वर्तनी की दृष्टि से पूजनीय, ठीक है। तो पूजनीय में पूज्य पूरा आएगा, उज्ज्वल, ठीक है। तो आपके उज्ज्वल अगर देखें तो उज हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, उ आधा जय जय ल, उज्जवल, ठीक है। शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो शुद्ध शब्द आपके हो जाएगा उज्ज्वल, पारिपार्श्विक। तो देखिए, इसमें आपके उज्ज्वल भी एकदम करेक्ट है ना। तो और दूसरा आपके पारिपार्श्विक, ये भी आपका करेक्ट है। तो दोनों ही हो जाएंगे, इसमें करेक्ट ऑप्शन में दिए नहीं गए हैं, बाकी दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि उज्ज्वल जो है वो हिंदी में ऐसे ही लिखा जाता है, आधा जय जय वल, ठीक है। और पारिपार्श्विक भी आपके ऐसे ही लिखा जाए। ज्योत्सना में जो है वो जो आधा से आधा तय से और ना, ये ज्योत्सना होता है, तो ये वाला भी रोंग हो जाएगा। और ये पूजनीय होता है, पूजनीय, ठीक है। तो दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? देखिए, त्रुटि अगर देखें कौन से में जो है वो त्रुटि रह गई है, तो पहला है आपके पहले ये पढ़ दें, करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। तो इसमें कौन सी जो है वो अशुद्ध भाग इसके अंतर्गत निकलता है?
तो देखिए करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन में किया गया है। तो ये व्रत की पूर्ण कहाँ से आ जाएगा? करवा चौथ के व्रत, अगर हम इसको देखें, करवा चौथ के व्रत का पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। तो आप इसमें वर्तनी की दृष्टि से ये शुद्ध रूप हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर व्रत की पूर्ण नहीं आएगा, की जगह क्या आ जाएगा आपके? व्रत का पूर्ण वर्णन जो है वो वामन पुराण में किया गया है। तो ये की जो है ये गलत हो जाएगा आपका। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये एरर तो आप निकाल सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो लघुत्तर हिमालय, या फिर इसको आप इसको बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, लघुत्तर हिमालय के कौन सा जो है पर्वत लंबी पर्वतमाला है? तो लघुत्तरी हिमालय की सबसे पीर पंचाल पर्वतमाला। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से आपको करवा चुकी हूँ कि लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय और महान हिमालय के दक्षिण में जो ऊपर ही ऊपर आपके एक शिवालिक है, शिवालिक जो है इसके समांतर में फैला हुआ है। उसके बाद पीर पंचाल रेणु जो है वो लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, तो आपके लघु हिमालय का पूछा है, लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पीर पंचाल आपकी हो जाएगी, और महान हिमालय के दक्षिण में शिवालिक स्थित है। तो राइट आंसर आपका। अगला है, किसी साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? कौन सा साम्राज्य था जिसको हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? तो वो था आपका गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल जो था वो 240 से लेकर 280 का जो स्टार्टिंग हुई थी, इसमें किसने की थी? श्रीगुप्त के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में इसमें बहुत महान शासक आए थे, चंद्रगुप्त प्रथम आए थे, समुद्रगुप्त आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय आए, फिर कुमारगुप्त आए। तो बहुत ही महान शासक जो है इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। तो 240 से 280 के बीच में ईस्वी में जो है श्रीगुप्त ने वो गुप्त साम्राज्य की, गुप्त वंश की स्थापना की थी। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे आपके ये हम कहें उपलब्धियों के हिसाब से, तो इसको स्वर्ण युग कहते क्यों? क्योंकि जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे कौन? हरिशेन। हरिशेन ने क्या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख लिखा था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है वो बौद्ध यात्री आता है। बौद्ध यात्री कौन आता है? फाहियान, है ना। और उसके बाद में चंद्रगुप्त जो थे, इनके दरबार में संस्कृत भाषा के बहुत ही ज्ञानी जो कवि थे वो रहते थे, जैसे कि कालिदास हो गए, धन्वंतरी हो गए, आपके आर्यभट्टम हो गए, है ना। आर्यभट्टम ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आपके वो सूर्य सिद्धांत ग्रंथ इन्होंने दिया था। इसके अलावा आपके वरामीर हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए। तो बहुत सारे जो हैं वो इसमें आपके इसमें गुप्त काल में बहुत महान विद्वान आए थे। तो गुप्त काल को जो है वो भारतीय संस्कृति का क्या बोलते हैं? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। नगरपालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम आपको बताना है। तो नगरपालिका प्रशासन की दृष्टि से अगर प्रसिद्ध राजा देखें तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने क्या किया था? नगर शासन में एक सभा होती थी जिसका प्रमुख कौन होता था? नागरक। ठीक है, नागरक, या फिर उसको क्या बोलते हैं? पूर्व मुखिया। तो मेगस्थनीज ने क्या किया था? पाटलिपुत्र के जो नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली जो है वो 6 समितियां इन्होंने बताई हैं। किसने? आपके मेगस्थनीज ने। ठीक है, तो मौर्य काल में जो नगर पालिका प्रशासन की प्रणाली जो विस्तृत रूप से देखी जाती है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई थी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पेरिस की राजधानी है, पेरिस की राजधानी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? पेरिस की राजधानी फ्रांस। पेरिस किसकी राजधानी है यार? फ्रांस की राजधानी है, उल्टा। ठीक है, पेरिस किसकी राजधानी है? हम देख चुके हैं, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। कनाडा की राजधानी ओटावा, और ग्रीस की राजधानी जो है वो एथेंस हो जाएगी। एथेंस कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो ध्यान में रखना है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोहिनी अट्टम जो है वो कहाँ का एक राज्य नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टम सभी को पता है केरला का जो है एक नृत्य है, नृत्य शैली है मोहिनी अट्टम केरला की। ठीक है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये, और शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है?
देखिए, भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय जो प्रदान करता है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। नीति निर्देशक तत्व बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक है, किस देश से लिए गए हैं, सारी चीज़ें। तो नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 38 जो है वो ये प्रावधान करता है कि भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय जो है वो प्रदान किया जाए। ठीक है, देखिए उद्देशिका में भी न्याय के बारे में बहुत सारी बातें जो बताई गई है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, उसी के साथ में राजनीतिक न्याय, इन सभी पर चर्चा की गई है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था, तो ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। 1951 में जो है वो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ होती है। 1951 से 56 तक ये चलती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF में एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो ये पहले भारतीय खिलाड़ी थे आपके अर्चिता शरत कमल जो है वो आपके पहले भारतीय खिलाड़ी थे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो G20 शिखर सम्मेलन 2022 जो वो आयोजित किया गया था इंडोनेशिया के बाली शहर में जो है इसका आयोजन किया गया था। और इसका जो थीम थी वो क्या थी, रिकवर टुगेदर गेट स्ट्रोंगर। ठीक है, तो थीम भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस नोबेल विजेता को यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट में से सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया था बेकी रामाकृष्णन को। बेकी रामाकृष्णन जो है वो आपके यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, भारतीय मूल के ब्रिटिश और अमेरिका जीव वैज्ञानिक हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस आकृति का, अच्छा अब रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो उस आकृति का चयन हमको करना है जो इसमें छिपी हुई है। तो आकृति को घुमाने की अनुमति आपको नहीं है, आपके पास ये एक आकृति दी गई है। ठीक है, ये वाली दी गई है और आपको इनमें से ऑप्शन बताना है कि कौन सी आकृति इसमें छिपी हुई है। तो अब अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आप इस आकृति को घुमा नहीं सकते, तो कौन सी इसमें छिपी हुई है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें हम, तो ऑप्शन के हिसाब से आपके ऑप्शन नंबर इसमें देखिए ये ऐसे आ जाएगा और फिर ये बीच में नहीं है तो ये वाला रोंग हो जाएगा, और इसमें भी आपके ये 2 बार आगे ये भी रोंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में अगर देखें तो अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये बिना फोल्ड, ये थोड़ी सी अगर आप इनमें प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप प्लीज़ इनको स्किप कर देना, क्योंकि रीजनिंग ऐसे लगती है कि हम जो है वो सोल्व कर सकते हैं, इजी है, लेकिन वो टाइम टेकिंग होती है। अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो प्लीज़ उसको छोड़ देना है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है एक बार पढ़ने के बाद तो उसको छोड़ देना है, उस पर ही डटे नहीं रहना है आपको, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम रहता है। तो टाइम का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। आपको 60 एटलीस्ट 55 to 60 मिनट ही आपको फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके बाद नहीं करना है। ठीक है, और बाकी जो टाइम बचता है वो आपका जो सेकंड पेपर है उस पर आपको लगाना है, क्योंकि सेकंड पेपर ही आपकी मेरिट जो है वो डिसाइड करेगा। तो आप फर्स्ट पेपर में अगर रीजनिंग में जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, मैं जैसे मुझे पता है ये वाली है, मैंने फटाफट कर लिया, ठीक है, इसका राइट आंसर सी नहीं आ रहा है तो आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो ऐसा है, मैथ भी आपको नहीं आती तो मैथ भी आपको छोड़ देनी है। अगर लगता है इजी क्वेश्चन है, देखना जरूर है, ऐसा नहीं है कि बिना देखे ही आगे बढ़ जाना है, देखना जरूर है। अगर लगता है कि हाँ मैं सोल्व कर पाऊंगा तो आप सोल्व करिए, अगर लगता है नहीं कर पाऊंगा तो आगे बढ़ जाइए, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। DSSB में यही सबसे बड़ा रिस्क होता है कि उसमें टाइम बहुत कम मिलता है। बाकी अदर एग्जामों में थोड़ा टाइम का रहता है, पर ऑनलाइन एग्जाम में मोस्टली इतना ही टाइम आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगी, जैसे RRB में भी टाइम का ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, बच्चों ने बहुत सारे ने एग्जाम दी थी कि मैम टाइम इतना नहीं था, नहीं तो हम और क्वेश्चन कर पाते, क्योंकि पेपर जो है वो बहुत ईजी था उसका। देखिए अगला है हमारा, नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी जो है वो आपकी संख्या आएगी। तो अगर हम देखें 118, 129, तो 118 और 129 में कितने का डिफरेंस आपके आएगा, 11 का। ठीक है, अगर 11 इसमें 118 में प्लस करेंगे तो 129 आ जाएगा। 129 में 141 अगर प्लस 12 करेंगे तो आपको 141 आएगा, और 141 में अगर प्लस 13 करते हैं हम लोग तो 154, 154 में प्लस 14 करेंगे तो 168। अब नेक्स्ट आके कौन सा आएगा, 15, तो 168 में अगर 15 प्लस करेंगे तो आपके कौन सा हो जाएगा, 183 राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस ऐसे इजी क्वेश्चन आए तो फटाफट कर लेना है।
अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से युग्म का हमको चयन करना है। जिस दिए गए परस्पर संबंध, जैसे त्वचा विज्ञान त्वचा का है, देखिए जैसे त्वचा विज्ञान त्वचा से संबंधित है, उसी प्रकार क्या बाल चिकित्सा फेफड़ों से संबंधित है, दवाई उपचार से, हृदय रोग विज्ञान एंजियोग्राफी से, या ऑर्थोपेडिक्स हड्डियों से। देखिए जिस प्रकार त्वचा विज्ञान त्वचा का अध्ययन करती है, उसी प्रकार जो ऑर्थोपेडिक्स है वो हड्डियों का अध्ययन करता है। तो डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित 4 समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार एक समान है, बाकी सब इस। अब इस क्वेश्चन से मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे किसी बच्चे को ABCD का नंबर्स नहीं पता है कि A इस नंबर पे, B इस नंबर पे, ऐसे सबसे पहले जाते ही जब आपको वो पेज दे तो आपको ABCD वहां लिख लेनी है, उसके ऊपर नंबर भी आपको लिख लेने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आएगा यहाँ से, तो वो थोड़ा सा आपका टाइम यहाँ बच जाता है। तो कुछ छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान में रखना है। वहां जाते ही आपको नंबर्स डाल के ABCD लिख लेनी है कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट जो है वो आएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम ABCD के हिसाब से देखें तो आपके JLRKW है ना, तो J जो है वो, और उसके बाद में L, J कौन से नंबर पे आ जाएगा आपका, J आएगा 10 नंबर पे, ठीक है, 10 नंबर पे J है। उसके बाद में आपका L दे रखा है, तो L जो है आपका 12 नंबर पे है, मतलब +2 इसमें हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका K अगर देखें तो वो 11 नंबर पे है, और उसके बाद में R जो है, R आपके कौन से नंबर पे आएगा, 18 में। तो इनमें दोनों में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो ये वाला तो कहीं हम नहीं कर पाएंगे। आगे देखें ऑप्शन नंबर बी में SUXBG, तो S के बाद में U +2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में X के बाद में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो सॉरी +3 करेंगे तो क्या आएगा, B आएगा। और B के बाद में अगर हम +5 करते हैं तो आपका G आ जाता है। सॉरी देखिए ध्यान से मैं दोबारा आपको समझा दूं, जैसे SU यहाँ लिख के बता देती हूँ, समझ पे नहीं आएगा ऐसे बोलने से। B और लास्ट में आपका G है। अब S में U जो है वो +2 पे आएगा, U में जो है वो +3, X से B पर जाएंगे तो +4, और B से G पर जाएंगे तो +5, ठीक है। ये सीक्वेंस हमको अच्छा लगा। नेक्स्ट देखते हैं B, D, G, K और P। तो B जो है B पर D पर जाएंगे तो +2, D से G पर जाएंगे तो +3, G से K पर जाएंगे +4, और K से P पर जाएंगे +5। मतलब ये सीक्वेंस इसमें भी है, इसमें भी है। लास्ट वाला और देख ले, पहले वाला तो हमने देखा था, नहीं था ये सीक्वेंस। पहले वाले में तो क्या था, जैसे यहाँ दोबारा लिख के बता दूं मैं, JL। अब देखिए मैं यहाँ टाइम ले रही हूँ, आपको नहीं लेना है ये टाइम, इतना नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिएगा, आप सब्जेक्ट में अच्छा कर लेंगे, ठीक है। जैसे J है, J में अगर L प्रेस करेंगे तो +2, ठीक आ रहा है। आगे देखते हैं J, L से K पर जाएंगे तो L से K पर तो माइनस में जा रहा है ना, L से K माइनस में जा रहा है, -1 आ रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। तो ऐसे जैसे हमने 2 में ये देख लिया है, फिर भी मैं आपके लिए ये वाला भी सोल्व करूंगी, तो हमको लग रहा है ये वाला आंसर नहीं है, तो टिक करके आगे बढ़ जाओ, सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना। नीचे एक इसको किया आपने, ये सीक्वेंस आ रहा है, इसको किया सीक्वेंस आ रहा है, तो नीचे वाला तो छोड़ देना है। उसमें भी यही सेम है, O, Q, T, X और C। तो O से Q पर जाने पर +2, Q से T पर +3, T से X पर +4 और X से C पर जाने पर +5। तीनों में सीक्वेंस सेम है, बाकी ऑप्शन नंबर A जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपकी, पारदर्शी कागज की शीट को बिना बिंदु रेखा के मोड़ा तो शीट में कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। देखिए मोड़ना नहीं है इसको, बिना मोड़े आपको बताना है। तो बिना मोड़े अगर हम देखेंगे तो देखिए ऐसे ये शीट हो गई, शीट आपकी ये है, ठीक है। शीट के ऊपर ये वाले चित्र बने हैं, तो हम इसको अगर ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा ना, और ये वाला इधर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर में आपके देखें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बहुत इजी सा है ये तो। अब आगे है आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन। MS DOS में प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक जो मानक का नाम है वो क्या है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस जो औद्योगिक नाम है उसका नाम था मस्तिष्क। ध्यान में रखना है, ये जो है वो 1986 में ये नाम जारी किया गया था। MS DOS का ही कंप्यूटर वायरस माना जाता है। MS DOS का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर शब्दावली में MAN की संक्षिप्त रूप क्या है। तो MAN की संक्षिप्त रूप अगर देखें तो फुल फॉर्म पूछी जाती है। यहाँ लिख लेते हैं यार, बोलने से थोड़ा बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज।
मैन, ठीक है। तो मैन का है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सभी को पता है। उसी के साथ में लैन अगर देखें तो लोकल एरिया नेटवर्क, और एक आपका बचता है WAN, तो WAN यानी वाइल्ड एरिया नेटवर्क। तो 3 एरिया नेटवर्क आपको मेट्रोपॉलिटन यानी कि आपकी क्या हो जाएगी, मैन। दूसरा है इसमें और दे नहीं रखा, वैन का मैंने आपको बता दिया है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, और लैन का है लोकल एरिया नेटवर्क। तो कंप्यूटर का MAN मतलब मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कितने गीगाबाइट एक पेटाबाइट के बराबर होता है? देखिए एक पेटाबाइट जो होता है वो आपके, अगर हम देखें तो 1024 मल्टीप्लाई 1024 गीगाबाइट की, है ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो एक पेटाबाइट के बराबर होता है, तो एक पेटाबाइट के बराबर 1024 मल्टीप्लाई 1024 होता है, यानी 10 की पावर 6 जो है वो गीगाबाइट के बराबर होता है एक पेटाबाइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और ये भी ध्यान में रखना है। अगर आपके 10 की पावर 6 आ जाए तो भी आपको राइट आंसर कर देना है। कंप्यूटर की किसी पीढ़ी में प्रोसेसिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन सी वो उसमें यूज़ किया गया है? तो वो पहली ही ऐसी कंप्यूटर पीढ़ी थी जिसमें आपकी यांत्रिक भाषा का यूज़ हुआ था, और ये 1940 से लेकर 1956 में इसका यूज़ हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहली। अगला क्वेश्चन है MMU का विस्तार क्या है? MMU का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। MMU का फुल फॉर्म हो गया मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। तो यह ध्यान में रखना है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन पे बिल्कुल भी नहीं रुकना है, नेक्स्ट आगे बढ़ते जाना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना। अब देखिए ये पेडागोजी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, और पेडागोजी जो है वो सारी आपकी समझ के बेस पर आएगी। ऑथेंटिक क्वेश्चन को इक्के दुक्के आएंगे जो कि आप उनको भी कर पाएंगे। मोस्टली ज़्यादातर जो है आपकी थिंकिंग बेस पे क्वेश्चन आते हैं, सारे आपकी सोच पर डिपेंड करते हैं आप उस तरीके उस क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं। देखिए पेडागोजी के भी मैंने, अब मैं बोलना नहीं चाहती पर बोलना पड़ेगा, पेडागोजी का मैंने आपको लिए मैराथन लगाया। बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए कि मैम बहुत अच्छा पेपर है। एक दो चुनिंदा ऐसे महान महान, क्या बोलूँ मैं उनके लिए, कि इतने इजी क्वेश्चन है। बेटा आप इजी क्वेश्चन देख ही क्यों रहे हो? आपको लग रहा है आपने 1-2 क्वेश्चन देखे, आपको लगा वो इजी है, तो क्यों देख रहे हो? आप छोड़ दो ना, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपको सब आता है, आपको इजी लग रहा है। तो जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, जो समझदार होता है, एक ये इजी है, ठीक है मुझे इजी लग रहा है क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है, अच्छा है ना, मेरा रिवीजन हो रहा है। पर नहीं, कमेंट तो हमको करके ही जाना है ना। तो इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मोटिव है, क्योंकि मैं 1-2 बच्चों की वजह से बहुत सारे बच्चों के साथ जो है ये नहीं कर सकती कि उनकी वजह से जो मैं पढ़ाना बंद कर दूं, तो ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारों को मेरी ज़रूरत है और मैं उनकी हेल्प करूँगी, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप कमेंट करिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। देखिए विकास जो है वो एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं होती, गुणात्मक प्रक्रिया होती है विकास, ठीक है। तो ये आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? मानव विकास का सही क्रम अगर देखें तो सबसे पहले आपकी शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अगर एज के हिसाब से देखें हम तो शैशवावस्था जो है वो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक मानी जाती है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष मानी जाती है, और प्रौढ़ावस्था जो है वो 18 से 40 वर्ष, और फिर 40 से ऊपर जो भी आती है वो आपकी वृद्धावस्था आती है। अब सीक्वेंस अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो शैशवावस्था या किशोरावस्था आ गई, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और लास्ट में आपकी वृद्धावस्था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षक दिखाई देता है? तो सभी को पता है ये किशोरावस्था में ऐसा देखा जाता है कि अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। तो ये आपकी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? देखिए पेडागोजी में आप 10 में से 10 जो है वो नंबर ला सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, बस आपको सोचना होता है। तो बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं किशोरावस्था में? देखिए किशोरावस्था की बहुत ही फेमस डेफिनेशन स्टैनले हॉल ने दी थी कि किशोरावस्था जो है वो उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो उसे तनाव और तूफान की अवस्था का है स्टैनले हॉल ने, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि आप किस समस्या का, शारीरिक भी और मानसिक भी, सारी समस्याओं का सामना जो है वो किशोरावस्था में करता है। अगला क्वेश्चन है
यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ होता है, किसका होता है? पीयूष ग्रंथि का जो है इसमें महत्वपूर्ण हाथ होता है। संपूर्ण मानव व्यवहार और शरीर की अंतःक्रिया का नियंत्रण करती है आपकी पीयूष ग्रंथि। तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान यौन परिपक्वता में आपके पीयूष ग्रंथि का होता है। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ होता है, 2 बार रिपीट हो गया है। आगे देख लेते हैं। डैश को परिपक्वता कहा जाता है, पारिवारिक हस्तक्षेप को, सांस्कृतिक प्रभावों के कारण एवं परिवर्तन को, प्राकृतिक जैविक विकास को, या पर्यावरण दबाव के कारण परिवर्तन को। देखिए जो प्राकृतिक जैविक विकास को ही क्या बोलते हैं? परिपक्वता कहा जाता है। यानी कि जो परिपक्वता प्राकृतिक जैविक विकास को क्या करती है? प्रभावित, यानी जैविक विकास में परिपक्वता का विशेष स्थान होता है। तो विकास क्रम में जब एक क्रिया अपने पूर्ण रूप में होती है तो दूसरी फिर स्टार्ट होने लग जाती है, तो ये प्राकृतिक जैविक विकास होता है, परिपक्वता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास के सिद्धांत के हिसाब से दे विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। बिल्कुल, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता रहता है। विकास की सटीक गति प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। जन्म के समय निर्धारित कैसे होगी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके विकास के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं होगा। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, बिल्कुल होती है, किंतु ये एक नमूने को अनुगमन करती है। देखिए विकास की गति जो होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। ठीक है, एडी से चोटी तक, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित या क्रमबद्ध और व्यवस्थित। देखिए जो ये भिन्न होती है किंतु ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का क्या करती है? अनुगमन करती है। सब में इसी तरीके से होती है, यानी क्रमबद्ध भी होगी और व्यवस्थित भी होगी। डिफरेंसेस सब में अलग अलग हो जाएंगी। जैसे आपके ये डगलस और हॉलैंड है, उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति है उसमें विकास की गति डिफरेंट होती है, डिफरेंसेस उसमें पाए जाते हैं। लेकिन जो ये विभिन्नता है ये विकास के संपूर्ण काल में क्या करती है? यथावत बनी रहती है। तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है, व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। होती अलग अलग है भिन्न भिन्न तरीके से, लेकिन क्रमबद्धता और व्यवस्था का अनुगमन करती है। बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है? तो बालक का सामाजिकरण जो है आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सामाजिकरण इससे संबंधित थोड़ी होगा। जो प्रक्रिया तुरंत हो जाती है उसका संबंध बालक के सामाजिकरण से नहीं होगा, बल्कि प्रक्रिया जो धीरे धीरे और निरंतर चलती रहती है वही सामाजिकरण होता है। अगला है, निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो कौन सा जो है आपके सामाजिक मूल्य होता है? तो सामाजिक मूल्य में जो सहायता परक व्यवहार होता है ना, वो आपके सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे समाजवाद, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, समाज सेवा और समाज के लिए उत्तरदायित्व। तो ये सारी चीजें जो है आपके किसके अंतर्गत आएंगी? सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत आएंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो मूर्त क्रियात्मक जो अवस्था है उसके कौशल के हिसाब से देते सुरक्षित रखने की योग्यता। अगला है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रिया या सजीवात्मक चिंतन। ये क्वेश्चन तो टफ होंगे ना, अब ये भी इजी है तो फिर और कुछ नहीं हो सकता है ना। आप फिर तो आप ऐसे मान लो आप पूरी ज्ञान आपको प्राप्त हो चुके हैं, ज्ञानी बन गए हो आप। अगला हम क्वेश्चन था कि कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो मूर्त क्रियात्मक जो कौशल है उसके हिसाब से सबसे पहले मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती कितने साल से? तो 7 से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तो इसमें बहुत सारे कौशल जो है वो इसमें सुरक्षित रखने की योग्यता होती है। तो इसे संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। किसको? मूर्त क्रियात्मक अवस्था को। तो सुरक्षित रखने की योग्यता इसके अंतर्गत होती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पियाजे के अनुसार आपको ध्यान में रखनी है ना कि पियाजे ने क्रियात्मक अवस्था कब से कब तक बनाई, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब बताई। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए जीन पियाजे ने विकास के 4 चरण बताए, इन्होंने बताया हमको। ठीक है, 4 चरण कौन कौन से थे? 4 चरण, और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली एक आएगा। पहला चरण था इंद्रिय गामक अवस्था, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक इन्होंने बताई थी।
क्या बोलते हैं, संवेदनात्मक गामक अवस्था इसको कहते हैं। ठीक है। दूसरी इन्होंने बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था इन्होंने बताई। तीसरी बताई अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त में इन्होंने 7 से लेकर 11 वर्ष बताया। और चौथी बताई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से बाद की जो अवस्था होती है, यानी उत्तर संक्रियात्मक इन्होंने नहीं बताई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। तो देखिए प्याजे के अनुसार जो बालक है वो संज्ञानात्मक विकास की जो चौथी अवस्था होती है ना आपकी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से ऊपर की हम उन्होंने बताई थी, तो उसमें जो है वो अमूर्त स्तर पर चिंतन करने लग जाता है, यानी अपने स्तर पर सही और गलत के बीच में वो क्या करने लग जाता है, तार्किक रूप से सोचने लग जाता है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वो होती है। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो संवेदी प्रेरक चरण स्टार्टिंग में बताया था, उसमें इन्होंने वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित किया था, यानी कि बच्चा 18 महीने से लेकर के 24 महीने का होता है तब वो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष वस्तु के संबंध में विचार करने लग जाता है कि कौन सी सही है कौन सी ये है। तो वस्तु स्थायित्व पूछा है, तो वस्तु स्थायित्व आपके संवेदी प्रेरक जो चरण होता है उसमें इन्होंने माना है। अगला है प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन। देखिए प्याजे से क्वेश्चन CTET में भी बहुत पूछे जाते हैं, प्याजे को तो आप रट ही लेती, EMRS में भी प्याजे से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्याजे को रट लेना है। तो प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है, मैंने 4 अवस्थाएं आपको बताई थी। संवेदी गामक अवस्था बताई थी, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो 0 से लेकर के 2 वर्ष की होती है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, 2 से लेकर 7 वर्ष होती है। तीसरी जो होती है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है, उसमें 11 से लेकर के 15 वर्ष तक बानी है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 2 से लेकर के 7 वर्ष यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो आधारभूत मानसिक क्षमताएं हैं उनको मुख्य रूप से सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा उच्चतर आपकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है। देखिए वाइगोत्स्की और प्याजे के हिसाब से अगर देखें तो व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, या भाषा और चिंतन के बारे में। देखिए भाषा और चिंतन के बारे में जो है इनके दृष्टिकोण में विभिन्नता देखी जाती है। क्या देखी जाती है, वाइगोत्स्की के अनुसार तो जो संज्ञानात्मक विकास है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है ना, और इसमें जो है वो भाषा सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो वाइगोत्स्की ने भाषा को सबसे महत्वपूर्ण माना है। वहीं प्याजे क्या मानते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास की प्रतिमान है वो सार्वभौमिक स्तर है वहां पर प्रदर्शित होते हैं, यानी सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं का जो है वो असमान प्रभाव नहीं पड़ता है बालक पर। तो भाषा का चिंतन या संज्ञानात्मक विकास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जो प्याजे हैं उन्होंने भाषा को मूल रूप नहीं माना है, जबकि वाइगोत्स्की ने भाषा को महत्वपूर्ण माना है। तो भाषा एवं चिंतन के बारे में दृष्टिकोण इनमें अलग अलग थे। मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, स्वास्थ्य परीक्षण करना। देखिए मूल्यांकन का अर्थ होता है छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना, बच्चे ने कितना सीखा, क्या सीखा, इसके बारे में पता लगाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित जो है आपका, इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, बिल्कुल किया गया है। ये शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित होता है, ये भी सही है। बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमान ये रूप से चिन्हित करता है। तो ये वाला तो पढ़ने से ही गंदा लग रहा है ना, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा।
अगला मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, पेडागोजी साइकोलॉजी में जो आंसर लगता है कि नेगेटिव है वो आंसर कभी नहीं हो सकता। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली जो है वो बेहतर होती है? तो नेतृत्व शैली जो प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली होती है वो प्रधानाध्यापक और वरिष्ठ जो शिक्षक होता है उसके लिए बहुत ही आवश्यक होती है, जिसकी वजह से वो जो छात्र हैं उनकी सुरक्षा की भावना इन पर बनी रहती है। मतलब वो जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें सहयोग होता है और मतलब कर्मचारियों की सहायता प्राप्त करने में कठिनाई नहीं आती है अगर ये प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली अपनाई जाए तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब एक बच्चे को सामान्य रूप से होने वाले व्यवहारों के रूप में को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का व्यवहार संशोधित हुआ है। यानी जब एक बच्चे के व्यवहार में उत्सर्जित व्यवहार को सामान्य, यहाँ पर डैश आया था, ठीक है, उत्सर्जित व्यवहार को सामान्य रूप से प्रदर्शित किया जाए तो हम कह सकते हैं कि बच्चों में व्यवहार संशोधन हुआ है। यानी ये किसी घटना पर होने वाली प्रतिक्रिया को क्या बढ़ाने या फिर कम करने के लिए उपयोग रूप से एक तकनीकी मानी जाती है। तो बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है? देखिए, हर्बर्ट के स्मृति स्तर के इस रूप में देखिए, संरचना के निर्माण के रूप में तो 5 पदों में इन्होंने बांटा है, ठीक है। तो हर्बर्ट की जो ये 5 पद की प्रक्रिया है इसको हर्बर्ट पंचपदीय प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब ये 5 पद कौन कौन से थे तो आपको ध्यान में रखने हैं 5 पद। पहला पद था आपका कौन सा? प्रस्तावना या फिर आपकी प्रस्तावना या फिर तैयारी इसको बोलते हैं, ठीक है, तैयारी। अब देखिए मैं लिख रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा है प्रस्तुतिकरण, पहला हो गया तैयारी या प्रस्तावना बोल सकते हैं, प्रस्तुतिकरण। तीसरा आपका स्पष्टीकरण आ जाएगा, चौथा सामान्यीकरण और लास्ट 5वां जो है वो प्रयोग या फिर अभ्यास आ जाएगा। तो कौन सा हर्बर्ट औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है? तो पहला तो आपके दिया गया है नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण, हमने देखा है। दूसरा हमारे सामने है तुलना और संक्षिप्तीकरण, भी हमने देखा है। तीसरा है सामान्यीकरण, भी देखा है। सामान्यीकरण 4th नंबर का आता है। आकलन और मूल्यांकन जो है वो हर्बर्ट ने कहीं भी नहीं बताए। दोबारा रिपीट कर दूं, प्रस्तुतिकरण सेकंड नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे आके तैयारी या फिर प्रस्तावना आ जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर प्रस्तुतिकरण आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आपकी तुलना या संक्षिप्तीकरण आ जाएगा, चौथे नंबर पे आपका सामान्यीकरण आ जाएगा और 5वें नंबर पे आपके प्रयोग या अभ्यास आ जाएगा। तो आकलन और मूल्यांकन जो है वो हर्बर्ट ने नहीं बताए हैं। आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय क्या है? तो आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय शिक्षा देने में तीव्र इच्छा, शिक्षा के प्रति समर्पण, शिक्षा देने की क्षमता रखना, ये सभी। तो बिल्कुल सारे ही जो है वो राइट आंसर इसके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण और सीखने की एक प्रभावी विधि की विशेषता है? तो देखिए, शिक्षण और सीखने के लिए प्रभावी विधि की विशेषता है कि ये बच्चों की मानसिक क्षमता और जरूरतों को मेल खाता है, बच्चों की आलोचनात्मक सोच विकसित करता है। बिल्कुल डिबेट वगैरह होती है बहुत सारी चीजें, तो आलोचनात्मक सोच भी ये विकसित करता है। अगला है आपका, ये बच्चों के जीवन कौशल के विकास की गुंजाइश प्रदान करता है। तो ये वाला भी सही होगा। तो 1, 2, 3 तीनों ही जो है वो सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना आधारित निर्देशों का एक लाभ नहीं है? पहला है चुनाव करने की अनुमति देने हेतु विद्यार्थियों को प्रेरणा बढ़ाता है। दूसरा दोहराव द्वारा सीखने को सुधारता है। तो देखिए, दोहराव के द्वारा सीखने को सुधारता है। अगला है आपका विद्यालय आधारित निर्देशों को वास्तविक जीवन से जोड़ता है। तो आपके अगर परियोजना निर्देश के लाभ अगर देखें हम कि कौन सा एक लाभ नहीं है, तो ये आपके चुनाव अनुमति देने विद्यार्थी की प्रेरणा को भी बढ़ाता है, लेकिन दोहराव द्वारा सीखने को कहाँ सुधारेगा, है ना, वास्तविक जीवन से जोड़ेगा। जो भी आधारित निर्देश है, यानी ये परियोजना आधारित निर्देशों का लाभ नहीं होता है कि दोहराव द्वारा सीखने को सुधारता। तो बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, बाकी ये सही है। कौन सा विशिष्ट अधिगम निसक्तता का उदाहरण है? तो निसक्तता का उदाहरण जो है आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपके डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया यानी पठन संबंधी जो विकार होता है ना, वो होता है। तो ये विकार भी आपको ध्यान में रखने हैं, कौन सा किस में विकार होता है। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रहने के माध्यम से विद्यालय लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है।
दूसरा है आपका वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, या विज्ञान मेला प्रश्नोत्तरी जैसे गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है, या दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है जो अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाए। तो आपके हिसाब से अगर आप क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ें कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रहने के माध्यम से विद्यालय जो है वो आपके, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, कि शिक्षार्थी को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रहने के माध्यम से अगर विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है, वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उनको नीचा ना दिखाए, तो इससे क्या होगा, बालकों में सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, सामाजिक विकास को बढ़ाया देंगे। तो डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सामान्यतः कुसमायोजित बच्चे कहाँ देखे जाते हैं? देखिए, बिखरे परिवार में सबसे ज़्यादा कुसमायोजित बच्चे देखे जाते हैं, क्योंकि परिवार का बच्चे के पालन पोषण पर बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो प्रभाव पड़ता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो बिखरे परिवार का जो है वो वहाँ कुसमायोजित बच्चे ज़्यादा देखे जाते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अभिसारी चिंतन के होते हैं, अपसारी चिंतन के होते हैं, बहिर्मुखी चिंतन के होते हैं, या बहुत ही परिश्रमी होते हैं। तो अपसारी चिंतन के होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, उनमें सृजनात्मकता और रचनात्मक गुणों का समावेश होता है, और ये मौलिक चिंतन में विश्वास करते, नए जो आविष्कार होते हैं उनके प्रति क्रियाशील भी रहते हैं। तो अपसारी चिंतन वाले होते हैं प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं होती है। अगला है अवलोकन वस्तुनिष्ठ प्रविधि है, अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा की जा सकती है। उपरोक्त में से सभी देखिए सारे ही जो हैं वो सही अगर देखें तो नहीं माने जाएंगे, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक की पहचान अवलोकन के द्वारा नहीं की जा सकती है। अवलोकन एक जो वस्तुनिष्ठ तकनीक भी नहीं है, उसी के साथ में अवलोकन जो आपकी व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है, तथा अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। तो सारे ही जो हैं अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकते प्रतिभावान बालक की। विद्यालय पाठ्यचर्या का उद्देश्य होता है, विद्यालय पाठ्यचर्या का उद्देश्य भारतीय शिक्षा को एकरूपता प्रदान करना, बच्चों को एक प्रभावी अर्थपूर्ण जीवन यापन के लिए अपेक्षित कार्य कौशल प्रदान करना, या बच्चे को संगठित अर्थपूर्ण और शैक्षिक अनुभूति प्रदान करना। तो शैक्षिक अनुभूति प्रदान करना, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्द का तात्पर्य है शिक्षण पद्धति तथा शिक्षण सामग्री। नेक्स्ट है विद्यालय द्वारा समग्र कार्यक्रम जिसका छात्र दैनिक आधार पर अनुभव करता है। तो बी वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। पाठ्यचर्या से पूछा है, इजी सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी द्वारा शिक्षा के नौकरशाही केंद्रीकरण शासन को विकसित करने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया? तो ये इस्तेमाल किया था आपके पाठ्य पुस्तकें और लिखित परीक्षा के द्वारा। तो 1 और 2 दोनों के द्वारा ही ऐसा हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वयस्क शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं? तो वयस्क शिक्षा ग्रहण जो है वो आपके व्यापारी, कामकाजी महिला, सेवानिवृत्त लोग, स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं वो वयस्क शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे? वयस्क तो बड़े लोग होते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, स्कूल संकुल जो स्कूल कॉम्प्लेक्स की परिकल्पना प्रथम स्थापित हुई थी, कहाँ किसने स्थापित की थी? तो स्कूल संकुल परिकल्पना जो है सबसे पहले राजस्थान में स्थापित हुई थी। राजस्थान में जो है सबसे पहले जो प्रारंभिक विद्यालय है उनका एक समूह था, और प्रारंभिक रूप से अगर देखें तो राजस्थान में स्थापित हुई थी शिक्षा संकुल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक द्वारा किया जाने वाला कर्तव्य नहीं है? तो पहला है आपके पाठ्यक्रम को निर्दिष्ट समय के भीतर पूरा करना। बिल्कुल ये तो होता है शिक्षक का। माता पिता और अभिभावक के साथ बैठ के करना भी। अगला है, स्कूलों में उपस्थित होने से में नियमित और समय की पाबंदी बनाए रखना। तो ये वाला भी सही हो जाएगा। बच्चों के लिए उपहार लाना गलत हो जाएगा। तो शिक्षक का ये कर्तव्य नहीं होता है। अगला है, एक अच्छे पर्यवेक्षक के प्रभाव में किस में वृद्धि होती है? तो एक पर्यवेक्षक के प्रभाव में अगर वृद्धि देखें तो आपके शिक्षक के समय की अनुपालना, सामुदायिक संतोष, या शिक्षार्थी की प्रगति। शिक्षार्थियों की प्रगति अच्छे पर्यवेक्षक के प्रभाव में सबसे ज़्यादा वृद्धि होगी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक मानक परीक्षण विधि में निम्नलिखित गुण अवश्य होने चाहिए।
कौन कौन से गुण जो है एक मानक जो परीक्षण विधि है उसमें होनी चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, व्यवहार्यता होनी चाहिए, विभेदिता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्णता होनी चाहिए, बहुत सारी विशेषताएं होनी चाहिए इसमें। तो मूल्यांकन और वैधता और मूल्यांकन इसमें दिया गया है। विश्वसनीय और व्यवहार्यता ऑप्शन नंबर डी में आपके राइट आंसर दिया गया है। तो डी सही हो जाएगा कि इसमें व्यवहार्यता मूल्यांकन इसमें नहीं है, मूल्यांकन नहीं बताया उन्होंने। तो डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वैधता बताइए। अगला है सामग्री और प्रक्रिया पर परावर्तन को फिर से करने के लिए विद्यार्थियों को अपने शिक्षण के बारे में प्रश्न पूछने के लिए सिखाया जा सकता है। तो स्वयं मूल्यांकन के द्वारा, तुलना के द्वारा, परिकल्पना के द्वारा या स्वयं प्रश्न करना। तो स्वयं प्रश्न करना जो है वो सबसे बेस्ट होता है, यानी खुद से पूछना, अधिगम के बारे में खुद से प्रश्न करना, ताकि वे पाठ को अच्छी तरह से क्या करें, समझ सके। स्वयं जो है प्रश्न कर ये प्रक्रिया छात्रों को अपने अधिगम के बारे में प्रश्न पूछने के लिए सिखाई जाती है, ताकि वो पाठ को क्या करें, अच्छे से समझ सके। और वैसे भी खुद से प्रश्न तो करने ही चाहिए कि मैं क्यों, मुझे क्या करना है, क्या बनना है, कैसे बनना है। तो जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे आंसर कैसे मिलेगा। विज्ञान में सारांशीय मूल्यांकन जो समेटिव असेसमेंट का है उसका मुख्य इस पर फोकस होना चाहिए। तो जो समेटिव असेसमेंट है उसका फोकस आपके विद्यार्थियों की पढ़ने की विद्यार्थियों की पढ़ने की कठिनाइयों के क्षेत्र का निरूपण करना। तो बिल्कुल यही समेटिव असेसमेंट होता है आपकी। मतलब जो जैसे विज्ञान में कोई भी मूल्यांकन करते हैं उस पर बच्चे को जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उस चीज़ से समझने के लिए, तो उस पर जो है वो आपकी क्या किया जाता है, उन कठिनाइयों का समाधान किया जाता है, समेटिव असेसमेंट होता है। अगला है निम्नलिखित में से वे वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक हैं। तो पहला है आपका भूमि, मानव पूंजी, भौतिक पूंजी या श्रम। तो अगर हम इसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर आपके सारे ही इसमें सही हो जाएंगे, है ना। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए चारों कारक, भूमि, जल, आपकी भौतिक पूंजी, श्रम पूंजी, सारे ही राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विमुद्रीकरण के फायदे निम्न प्रकार हैं। विमुद्रीकरण, अब विमुद्रीकरण क्या होता है, यानी कानून मुद्रा के रूप में अपनी स्थिति की एक मुद्रा इकाई को छीनने का कार्य करता है, वो विमुद्रीकरण होता है। और इससे क्या होगा, इससे सरकार को जो राजकोषीय घाटा है वो कम होता है ना। तो हमें देखना है विमुद्रीकरण के फायदे क्या है। काले धन को नियंत्रित करती है। अगला है आतंक का वित्त पोषक और अवैध गतिविधि पर नियंत्रित करती है। अगला है हमारा बैंक की जमा राशि में कम ऋण प्रवाह में कमी लाती है। या फिर आपके कैशलेस रियल इस्टेट संपत्ति बाजार की दरों में वृद्धि करती है। और अगला है आपके कैशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। या फिर सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी। तो राजकोषीय घाटे में वृद्धि मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा ये रियल इस्टेट संपत्ति बाजार की दरें हैं उसको भी जो है वो या तो नीचे करेगी या मध्यम रखेगी। इसके अलावा बैंक जमा राशि में भी वृद्धि करती है, जिससे क्या होता है, ऋण प्रवाह जो है वो बढ़ेगा और उधार की दरों में क्या होगी, कमी होगी। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें ऑप्शन के हिसाब से तो पहला वाला तो अपना सही था, काले धन को नियंत्रित करेगी, हमने देखा था। दूसरा वाला भी देखे तो आतंक और वित्त पोषक अवैध गतिविधि पर नियंत्रण करेगी, तो ये भी सही है। बैंक की जमा राशि में कमी व ऋण प्रवाह में कमी करेगी। तो आपके ऑप्शन नंबर सी रियल एस्टेट संपत्ति बाजार की दरों में भी वृद्धि करेगी। अगला है कैशलेस डिजिटल, जो हाँ इसमें पूछा क्या है, कौन सा विकल्प सही है। तो आपके विकल्प इस हिसाब से देखिए तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और आपके ऑप्शन नंबर 5 ये सही हो जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है आपके 1, 2 और 5। अगला है देशों के पारस्परिक जुड़ाव का आयाम नहीं है सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक। तो कौन सा आयाम नहीं है, तो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक है, धार्मिक कहीं भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी में सहायक कारक नहीं है। शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा, उसी के साथ में गरीबी, कौशल और उसमें निहित उत्पादन ज्ञान का स्टॉक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गरीबी जो है वो मानव पूंजी में सहायक कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण होता है।
ये क्वेश्चन कर लिया, दोबारा से रिपीट हुआ है ना? नहीं, रिपीट नहीं हुआ, ये अलग है, ठीक है। तो मानव पूंजी अगर हम देखें, हमने वो दूसरा क्वेश्चन था कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है, भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी या सभी। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मानव पूंजी मानी जाती है ना। मानव पूंजी जो है वो बहुत सारे इसमें अगर भौतिक पूंजी और ये आपकी भूमि देखें उसके हिसाब से सबसे बेहतरीन जो होती है वो मानव पूंजी होती है। तो राइट आंसर आपका, क्योंकि ये सारी उपभोग के लिए उन्नति मानव पूंजी होती है। इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा विशाल जनसंख्या को उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है? तो पहला है लोगों को नगद वित्त उपलब्ध कराकर, मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराकर, रोजगार मुहैया करके, या मानव पूंजी में निवेश के द्वारा। तो जनसंख्या उत्पादन परिसंपत्ति में बदला जा सकता है मानव पूंजी में निवेश के द्वारा। अगला है भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ सबसे निर्धन व्यक्ति की मानवीय व्यवस्था से मुक्त होगा। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन कहा था महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत सही अर्थों में, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, कि तभी जो है वो स्वतंत्र होगा जब सबसे निर्धन व्यक्ति की मानवीय व्यवस्था उससे मुक्त हो। तो राइट आंसर आपके महात्मा गांधी हो जाएगा। निम्नलिखित में से निर्धनता के आयाम है भूखमरी और आश्रय का न होना। अगला है बीमार आदमी का इलाज न करवा पाना, स्वच्छ जल और सफाई सुविधा का अभाव, या नियमित रोजगार की कमी। कौन सा जो है वो आपके सही उत्तर हो जाएगा? तो देखिए सारे ही जो है निर्धनता के आयाम के अंतर्गत आएंगे। भूखमरी और आश्रय का न होना भी, माता पिता द्वारा बच्चे को विद्यालय ना भेजना भी, उसके साथ में स्वच्छ जल और साफ सफाई की सुविधा का अभाव, रोजगार की कमी, उसके साथ में बहुत सारी चीजें, नियमित रोजगार की कमी, साफ सफाई, बीमार आदमी का इलाज करना, सारे आपकी निर्धनता के अंतर्गत आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्धनता का एक कारण है और परिणाम दोनों को संदर्भित करता है? तो निर्धनता का कारण और उसके परिणाम दोनों को संदर्भित जो करेगा आपके, कौन सा करेगा? असुरक्षा, आय का स्तर, सामाजिक अपरिवर्जन, या उपभोग का स्तर। तो सामाजिक अपवर्जन जो होता है वो आपके निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों होते हैं। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? खाद्य पदार्थों की रक्षा करना, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और प्राप्त करने का सामर्थ्य करना, खाद्य पदार्थों का आधुनिक ढंग से संरक्षण करना, या किसानों से अन्न क्रय करना। कौन सा जो है इसमें सही हो जाएगा? तो सभी लोगों के सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच को और प्राप्त करने का जो है वो सामर्थ्य होना, ये आपके खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा किस पर निर्भर करती है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर, शासकीय सतर्कता पर, खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जारी की गई कार्यवाही पर, या सभी पर। तो ये देखिए आपके राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। ये सभी पर जो है ये प्रणाली, खाद्य सुरक्षा प्रणाली जो है वो निर्भर करती है। अगला है किस देश की खाद्य सुरक्षा कब सुनिश्चित होती है? जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, या फिर आपके सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, या जब खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना आए। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सारी तो चीजें हैं तभी तो आपकी जो है इस पे नियंत्रण रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 500 और 1000 रुपए के नोट जो थे, करेंसी थी, वो कब अमान्य घोषित की गई थी? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अमान्य घोषित की गई थी आपके 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन नंबर आपके 2016 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 500 और 1000 रुपए की करेंसी पर जो है वो कानूनी रूप से इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए कितने कारक जो हैं वो आवश्यक होते हैं? देखिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए मोस्टली 4 कारक जो हैं वो आवश्यक माने गए हैं। कौन कौन से कारक? पहला माना है भूमि को, ठीक है, भूमि और जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके, जैसे जल हो गया, वन हो गया, आपके खनिज हो गया। दूसरा माना है श्रम को, हम देख चुके हैं ये क्वेश्चन। तीसरा जो माना है, श्रम में मतलब जो लोग काम करते हैं। तीसरा माना है भौतिक पूंजी। क्या माना है? भौतिक पूंजी, ठीक है, यानी कि जो उत्पादक है उसके प्रत्येक स्तर पर कई तरीके के उसमें कार्य हो। चौथा माना है मानव पूंजी, ठीक है, मानव पूंजी। तो 4 जो है उत्पादन के स्तर, सेवाओं में उत्पादन के लिए माने हैं कारक। निम्नलिखित विकल्प पर विचार करना है। कौन सा जो है नकदी रहित लेन देन की विधि बताई गई है? तो नकदी रहित लेन देन की विधि सभी को पता है कौन कौन सी हो जाती हैं, जो कि आपके USSD, जैसे दुकानों पर आपकी को क्या हो जाएगा,
POSF हो जाएगा, उसी के साथ में UPI भी होता है, उसी के साथ में NEFT भी होता है, RTGS होता है। तो RTGS ऑनलाइन ट्रांसफर। निम्नलिखित विकल्पों उपयुक्त नकदी रहित लेन देन की विधि कौन सी है? नकदी रहित लेन देन की विधि है वो ये सारी हैं, सारी तो नकदी रहित ही हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें हिसाब से देखें तो डी सारा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित पर विचार हमको करना है। ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे हैं, क्वेश्चन ऊपर आ जाता है, ऑप्शन नीचे आ जाते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है, चलो क्वेश्चन कोई नहीं, इसमें इतना वो नहीं है। तो किस पर विचार करना है, देखना है कौन सा क्या है। तो सही इसमें पूछा है, यहाँ देखिए, जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। तो अगर हम देखें क्या ये सही है, तो बिल्कुल ये वाला तो सही है। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो ये वाला भी एकदम सही हो जाएगा। तो दोनों ही सही हैं, दोनों ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। अगला है तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो दोनों तृतीय क्षेत्र के लिए दोनों ये भी एकदम आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की सही परिभाषा क्या है? GDP की सही परिभाषा है किसी विशेष देश में किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। बिल्कुल यही तो GDP होती है, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। एक देश की आय उस देश के सामान्य निवासियों की आय होती है, उस देश के सभी नागरिकों की आय, उस देश के व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय या उस देश के प्रति व्यक्ति आय। तो उस देश के सामान्य निवासियों की आय ही एक देश की आय होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण और वर्ष दिया गया है, प्रति व्यक्ति आय को सही सम्मिलित करना है। तो उच्च आय वाले देश जो है वो अगर देखें तो 49,300 प्रति व्यक्ति डॉलर जो इनकी प्रति व्यक्ति आय है। मध्यम आय वाले जो हैं उन मध्यम आय वालों की है 6,700 डॉलर, निम्न आय वालों की 2,500 डॉलर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक में आपके 3 है, तो एक में 3 बी में भी है और सी में भी है, तो दूसरे में है 1 आपके, तो सी में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 संशोधन में चालू कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो भारत की प्रति व्यक्ति आय थी कितनी? 1,28,829। अगला क्वेश्चन है, भौतिक पूंजी के अंतर्गत कितनी मदें शामिल की जाती हैं? तो भौतिक पूंजी के अंतर्गत जो है वो 2 मदें शामिल की जाती हैं, स्थायी पूंजी और क्रियाशील पूंजी, 2 मदें होती हैं इसमें। अगला है, वैश्वीकरण को परिभाषित किया गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेशी व्यापार के रूप में, विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण के रूप में। तो देखिए इसमें ए और दोनों ही सही हो जाएंगे, जो वैश्वीकरण है उनको दोनों चीजें परिभाषित करती हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुएं होती हैं प्राथमिक वस्तुएं, मध्यकालीन वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, गौण वस्तुएं। तो ये होती हैं आपकी अंतिम वस्तुएं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग की गई वस्तुएं जो हैं वो आपकी क्या कहलाएंगी? आप ये कहलाएंगी आपकी कौन सी? अंतिम वस्तुएं। ठीक है, तो ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था? तो उपभोक्ता आंदोलन का जो हुआ था 1960 के दशक में हुआ था। अगला है, कौन सा कथन जो है वो सत्य है? भारत देश जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो पहला वाला जो है वो एकदम सही है। भारत सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 मिनट है, बिल्कुल नहीं। पूर्वी देशांतर जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो भारत का पूर्वी देशांतर है, तो ये ध्यान रखना। और अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, लेकिन है उत्तरी गोलार्ध में, तो केवल एक जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा भारत का प्राचीनतम भूखंड है? तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने क्वेश्चन करवाए थे उनमें बताया था कि सबसे प्राचीनतम जो है वो प्रायद्वीपीय पठार भूखंड जो भारत का सबसे प्राचीनतम पठार माना जाता है।
गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम नेपाल हिमालय से है? देखिए, गंगा की सहायक नदियाँ उनका उद्गम जो है कहाँ से? नेपाल हिमालय से माना है। तो वो पहली घाघरा, बिल्कुल घाघरा का है, रामगंगा का नहीं। गंडक और कोसी, गंडक और कोसी और घाघरा का जो है वो नेपाल हिमालय से है इनका। जबकि ये रामगंगा है, इसका कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा जनपद में, जो आपके द्वार घाट है ना, वहां से इसका उद्गम होता है आपके रामगंगा का। तो सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? संसाधन व समाज के मध्य असंतुलन लाना, ये कोई उद्देश्य थोड़ी है। अगला है, भारतीय वर्षण के प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में नीचे दी कथनों पर विचार करना है। देखिए, स्पीड है तो कहीं तेज तेज बोल रहे हैं तो थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर करना है आपको, सिर्फ एग्जाम फाइट करना है, पढ़ना है और सही उत्तर देना है। भारतीय वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। दूसरा है हमारा तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु में आरंभ होती है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से 1 और 2 हैं वो सही हो जाएंगे। अगला है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? मैं इसमें स्पीड इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने सारे आपको करवा दिए हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके कौन से क्षेत्रों में? सदाबहार वन आपके पश्चिमी घाट में ज्यादातर पाए जाते हैं। उसी के साथ में आपके ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और उसी के साथ में आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट के पूर्वी बाल क्या लिख रखा है? पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट के पूर्वी तट हो जाएगा, तट पर, तो ये तो गलत हो जाएगा। पश्चिमी पूर्वी तट पर नहीं पाए जाते हैं, ये आपके लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ये पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर, अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरावली में भी नहीं पाए जाते, और उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 2 और 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनगणना से भी आपके क्वेश्चन बनेगा। तो जनगणना के संबंध में जो है हमको विचार करना है। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में आई थी, एकदम सही। 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी, उसी समय प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष में जो जनगणना होने लगी, ये भी सही है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों में सबसे बृहद क्षेत्र स्रोत है, तो ये भी सही है। तो 1, 2, 3 जो है, एक तो हमने पढ़ा ही नहीं। एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना ही क्या कहलाती है? जनगणना। तो चारों ही जो है वो सही हैं, आपके ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता, वो कौन से संसाधन होते हैं? तो वो होते हैं आपके संभावित संसाधन, जो कि यूज नहीं करे जाते, इनका उपयोग नहीं किया जाता, विद्यमान होते हैं परंतु यूज नहीं होते। भारत में वनावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो वनावरण भौगोलिक क्षेत्र के 21.71% जो है वो पाया जाता है। कर्तन व दहन प्रणाली किस प्रकार की कृषि में प्रचलित है? तो कर्तन और दहन प्रणाली प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में प्रचलित प्रणालियां हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन खनिज निश्चित तत्वों का योग है, कारण है कि उन तत्वों का निर्माण समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। तो क्या होगा इसमें? देखिए, ये रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम क्या नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो कथन सही है परंतु कारण जो है वो गलत हो जाएगा। तो कथन सही है, दोनों सही है, ए सही नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा ना, ए सत्य है, आर असत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके वस्तु के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। अगला है, किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास में मापी जाती है। तो दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो सबसे लंबी तट रेखा की गुजरात की हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर के लगभग इसकी तट रेखा है, सबसे लंबी, ठीक है। तो ध्यान में रखना है गुजरात की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा, तट रेखा से स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य हैं?
तो ये ध्यान रखना है। मैं बता दूं यहाँ पर तट रेखा है, अब कौन से राज्य हैं वो भारत की तट रेखा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो 9 राज्य हैं ऐसे जो भारत की, जैसे ये मैप है ना यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ तट पर कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं जो तट रेखा पर स्थित है, और 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश है ना। अब देखिए कौन कौन से हैं, तो बता देती हूँ चलो, है ना। सबसे ज़्यादा हमने देखी गुजरात की है, ठीक है। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार की आ जाएगी, ठीक है। गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, फिर इधर की साइड जाएं तो उड़ीसा, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, है ना। तो ऐसे ऐसे आगे जाके तो 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये ध्यान में रखें। कौन से भारत के सबसे दक्षिणी स्थान को इंगित करता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, 6 डिग्री 4 मिनट है उत्तरी अक्षांश में, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पर इसकी स्थिति है भूमध्य रेखा के। अगला क्वेश्चन है, डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। तो जो डोकलाम पठार है वो किनके त्रिसंगम पर स्थित है, भारत, चीन और भूटान के त्रिसंगम पर स्थित है आपका डोकलाम पठार, ठीक है। इसमें नाथुला दर्रा भी यहाँ थोड़ी सी दूर पे है। हिमालय क्षेत्र में प्रभावित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली को प्रस्तुत करती हैं, तो ये आपके प्रस्तुत करती हैं पूर्ववर्ती प्रवाह प्रणाली को। तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण क्या है, बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से। तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून। अगला है कयाल क्या है। देखिए कयाल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कयाल जो है वो केरल का लेगून होता है, ये भी मैंने आपको करवा दिया है ना। कयाल को जो ये लेगून होता है ना उसको स्थानीय भाषा में वहां पर कयाल कहा जाता है। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य, एक तरफ राज्य है, तो बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटका एकदम सही है। पाखल मध्य प्रदेश, देखिए पाखल जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं होगा, तेलंगाना में है पाखल, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। शिकारी देवी आपका हिमाचल प्रदेश में सही है। दाची गाम जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, पाखल तेलंगाना में है, एमपी में नहीं है। निम्नलिखित में से किस मृदा में जल धारण क्षमता व अधिक होती है, कौन सी मृदा है जिसमें जो जल की है वो धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, वो होती है आपकी काली मिट्टी, ठीक है। इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, तो काली मिट्टी आपके ऑप्शन नंबर डी में है। भारत के किस किस्म की कहवा यानी कॉफी उगाई जाती है, तो भारत में जो है वो अरेबिका कॉफी उगाई जाती है, जो कि आपकी देखे तो जो पूर्वी अफ्रीका है वहाँ का मूल पौधा होता है। तो मोस्टली आपके अरेबिका कॉफी जो है वो उगाई जाती है भारत में। एक और उगाई जाती है रोबस्टा, ये भी ध्यान में रखना है। 2 प्रकार की उगाई जाती है, एक रोबस्टा और एक अरेबिका। अरेबिका ज्यादा क्षेत्रफल पर उगाई जाती है, उसके बाद में रोबस्टा उगाई जाती है, ठीक है। अगला है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, रेल मंडल है और एक मुख्यालय है। तो रेल मंडल जो उत्तर मध्य है वो आपके गोरखपुर में, गोरखपुर में नहीं, उत्तर मध्य जो है वो आपके कहाँ हो जाएगा, प्रयागराज जो इलाहाबाद है वहां पर। तो इसमें तो है ही नहीं उत्तर मध्य दक्षिण मध्य जो है वो आपके सिकंदराबाद में है, और पूर्वी मध्य जो है वो आपके हाजीपुर में है, और पश्चिमी मध्य जो है वो आपके जबलपुर में है। तो ये वाले तो दोनों सही है, सुमेलित नहीं है। तो नहीं, ये 2 हो गए ना, एक और 2, 1 और 3 कैसे हो जाएंगे यार, 2 और 3 पूर्वी मध्य हाजीपुर में ही है, सही है। तो ये वाला सही हो जाएगा। उत्तरी मध्य गोरखपुर में, उत्तरी मध्य जो है वो प्रयागराज जो है आपकी इलाहाबाद वहां पर है, तो एक वाला। और दूसरा है दक्षिण मध्य बिलासपुर, दक्षिण मध्य जो है वो सिकंदराबाद में, तो ये 2 भी गलत हो जाएगा। पूर्वी मध्य हाजीपुर एकदम सही है, पश्चिमी मध्य जबलपुर ये भी सही है। तो आपके ऑप्शन 1 और 2 वो सही हो जाएंगे, 2 और 1 ये रहा ना सी में, यार उल्टा लिख दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा हुआ नहीं है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज से बेलगाम, सूरत, गंटूर है, नागपुर जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो देखिए मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण किया गया था वो 1914 में किया गया था। कब किया गया था, 1914 में जो है मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में है, तो भारत और चाइना के बीच में जो है वो मैकमोहन
रेखा आपकी है। देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत चाइना के बीच में, तो ये आपको ध्यान में रखनी है कौन सी किसके बीच में है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है ना। डूरंड रेखा किसके बीच में है वो आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये जो मैकमोहन रेखा है इसका निर्धारण जो किया था वो किया गया था सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा, और 1914 में जो है इसका निर्धारण किया गया था। भारत और चाइना के बीच की रेखा है। विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है? तो विश्व में ऊर्जा संकट के समाधान का वैकल्पिक ऊर्जा जो है वो समाधान है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति की घटना कब घटित हुई थी? सभी को पता है फ्रांस की क्रांति जो है वो 1789 में हुई थी। 1789 में फ्रांस की घटना जो है वो घटित होती है। बास्तिल के किले पर जो है जो जनता थी उसने प्रहार किया था और बास्तिल के किले को ढहा दिया था। उसके बाद में जो है वो फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हो जाती है। फ्रांस की क्रांति हुई क्यों थी? तो क्योंकि वहां जो निरंकुश राजतंत्र था उसको समाप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक सामूहिक पहचान की भावना को जागृत किया। कारण कथन ये है, कारण कह रहा है कि इससे पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया था। तो हमसे पूछा है कि कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखिए फ्रांस की क्रांति, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने प्रारंभ से ही ऐसे कदम उठाए थे जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना क्या हुई थी? पैदा हुई थी। ठीक है, तो ये तो एकदम सही है, जिसके अंतर्गत पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार जो है वो संयुक्त समुदाय के विचार पर इन्होंने बल दिया था। तो संविधान में जो है इनको समान अधिकार प्राप्त हुए थे। तो ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। तो कथन ए और आर कारण दोनों सही हैं। कारण आर जो है वो आर कथन जो है वो आर कारण ए कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्टेट जर्नल का नाम बदलकर क्या रखा गया? देखिए फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और उसके बाद में स्टेट जर्नल का चुनाव जब हो रहा था और 33 स्टेट के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, तब ये क्रांति घटित होती है। फिर जो स्टेट जर्नल का नाम बदलकर जो कर दिया था वो नेशनल असेंबली कर दिया था। मतलब तीसरे स्टेट के लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सम्राट ने पेरिस नगर में सेना को कब घुसने का आदेश दिया था? तो ये घुसने का आदेश दिया था 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को जो है ये बास्तिल के किले पर हमला करते हैं। बहुत ही बड़ी भीड़ थी और ये सम्राट के नियंत्रण को स्थापित करने के लिए जो है पेरिस नगर में घुसने का आदेश दिया गया था। तो राइट आंसर आपका सी है। देखिए बास्तिल का हुआ तब था, ये क्वेश्चन आप समझिए कि जो फ्रांस के राजा थे उन्होंने क्या किया था, एक सेना बुलाई थी। क्यों बुलाई थी? जो भीड़ थी उसको काबू में लाने के लिए। तो लोगों को लग रहा था कि किसी और कारण से भी बुलाई थी सम्राट ने, लेकिन जो है फ्रांस की जनता इससे बहुत ज़्यादा वो हो जाती है कि हमें दबाने के लिए जो है फ्रांस के राजा ने भीड़ बुलाई है। मैंने फ्रांस की क्रांति बहुत अच्छे से बताई है आपको। तो सम्राट ने पेरिस नगर में सेना को कब घुसने का, सम्राट ने बुलाई थी सेना को और ये बुलाई थी 14 जुलाई 1789 को। और फिर जो लोग हैं इस सेना के ऊपर भी जो है हमला कर देते हैं और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं और फ्रांस की क्रांति स्टार्ट होती है। 7000 पुरुष और औरतें किसी स्थान पर एकत्र होकर जल सेना गठित करने का निर्णय लिया गया था। ये हुए थे टाउन हॉल में एकत्र हुए थे 1789 में। जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पर टाउन हॉल है। वहां पर 7000 पुरुष और बहुत सारी जो औरतें हैं वो इकट्ठी होती हैं और जल सेना गठित करने का जो है वो निर्णय लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण प्रिंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी चीन, जापान और कोरिया विकसित जो है वो करता है। ठीक है, तो देखिए आपके ऐसे छोटा ऐसे नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए तो एकदम सही हो जाएगा। दूसरा है 594 में चीन में शाही लगे कांच के ब्लॉक तरले पर कागज को रगड़कर किताबों की छपाई जो है वो स्टार्ट की गई थी। तो ये भी आपका एकदम सही हो जाएगा। पारंपरिक चीनी लगे शाही चीनी किताब एक्योर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सील पर बनाई जाती थी।
तो ये वाला भी एक आपका जो है वो एकदम सही है कि जो पारंपरिक चीनी किताब है एक्राडियन शैली, उसमें छपने लगे थे बुक्स, है ना, और किनारों पर मोड़कर जो है इन पर सिलाई लगानी जाने लगी थी। तो ये भी सही है। किताबों का सुलेखन खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेख जो है वो खुशखत करते थे। तो ये वाला भी सही है। देखिए ये चारों पॉइंट 4 तो एकदम सही है, 5 और देख लेते हैं। 19वीं सदी के अंत तक पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाला संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन चुका था। तो ये वाला भी सही है। तो सारे ही पॉइंट जो है वो एकदम सही है। 19वीं शताब्दी में जो पश्चिमी मुद्रण तकनीकी आई थी, तब मशीनें जो है जो है वो प्रेस का आयात वहां पर हुआ था, और संघाई प्रिंट संस्कृति जो है वो इसका प्रमुख केंद्र बन गया था। तो सारे ही पॉइंट सही हैं। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से देखें तो डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जापान की सबसे पुरानी जिसकी छपाई शुरू हुई थी पुस्तक डायमंड सूत्र है। ठीक है, तो कौन सी वो डायमंड सूत्र जो है वो कब पुस्तक की छपाई जो हुई थी? जापान की सबसे पुरानी बुक है डायमंड सूत्र, और ये छपी थी आपके 1868 ईस्वी में, 1868 में छपी थी, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे हुए चित्र भी थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण आपके दे रखे हैं। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। दूसरा है आपका कारण ये है कि यूरोपीय देशों में किसी एक धर्म का विशेष महत्व दिया गया था। तो देखिए ए और कारण दोनों ही जो है आपके सही हैं, लेकिन क्या एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं? तो बिल्कुल जो कारण है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो सॉरी, ए जो है वो आर की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है ना। तो आपके राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर कथन की सही व्याख्या कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। व्याख्या नहीं कर रहा है, ये वाला सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए उदारवादी जो सामाजिक परिवर्तन के समर्थक थे, वे क्या एक राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले और उनको जगह मिले, क्योंकि इस समय यूरोप में केवल एक ही धर्म का क्या था, बोलबाला था। जैसे इंग्लैंड की का देखें तो इंग्लैंड और स्पेन और ऑस्ट्रिया है, वहां पर कैथोलिक चर्च का समर्थन करते थे ना। तो पहला आपका सही हो जाएगा। कारण इसकी व्याख्या नहीं करेगा, सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। उदारवादी समूह किस प्रकार के शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे? उदारवादी जो थे वो वंशानुगत जो शासन चल रहा था उसके खिलाफ थे, है ना। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्ष में थे। जो वंशानुगत शासक चल रहे थे उनके अनियंत्रित सत्ता के विरोध में थे उदारवादी। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा था। देखिए कथन कारण से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपका कथन एक सही है। दूसरा है, इतिहासकारों ने इसे आदि औद्योगिकीकरण का नाम दिया। तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में जो है वो उत्पादकों के संगठन को जो है वो किस नाम से, गिल्डस रूप में देखा गया था, है ना। मैंने करवाया औद्योगिक क्रांति में, तो वहां पर जो है ये काफी ताकतवर इस टाइम व्यापारी और दस्तकारी क्षेत्र था, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वस्तुओं का मूल्य निर्धारित हो जाता है। प्रशिक्षण और नियंत्रण बहुत सारे कार्य जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो आदि औद्योगिकीकरण का नाम इन्होंने दिया। दोनों सही है। उत्पादों के संगठन को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्पादों के संगठन को जो है वो जाना जाता है आपके गिल्डस के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर आपके हो जाएगा। यानी गिल्डस जो है उत्पादक का एक रूप था। मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि यूरोप में जो फैक्ट्रियां स्थापित हुई थी तो इस वजह से वहां पर औद्योगिकीकरण का चरण जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और गिल्डस को जो है वो किस नाम से जानते हैं? गिल्डस जो है वो उत्पादकों के संगठन का नाम था। नात्सीवाद विचारधारा का जनक कौन था? तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एडोल्फ हिटलर जो है वो नात्सीवाद विचारधारा के जनक माने जाते हैं। हिटलर जर्मनी की दुनिया का सबसे ताकतवर देश उसको बनाना चाहता था और पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता था। और वह क्या था, एक यहूदियों का कट्टर विरोधी था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कब किया था? मित्र राष्ट्र, दूरी राष्ट्र मैंने अच्छे से करवाए हैं। तो 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। देखिए
जब 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने जब आत्मसमर्पण किया था, तो इसका अंदाजा क्या हिटलर को हो चुका था? बिल्कुल हो चुका था। जब उसकी हार होने लगी थी हिटलर की, तो हिटलर के जो प्रचार मंत्री थे, मैंने बहुत अच्छे से बताया था, गयोबल्स, ठीक है। तो उन्होंने बर्लिन के जो बंकर थे वो पूरे परिवार के साथ जो है वो भी वहां पर आत्महत्या कर लेते हैं, और हिटलर को भी जो है वो क्या करा जाता है, आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया जाता है। तो हिटलर भी समर्पण कर देते हैं, और जो प्रचार मंत्री थे गोयोबल्स, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ में एक बंकर में जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये घटना थी 1945 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले और झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो ये खाद्य पदार्थ आपके नूडल्स, स्पेगेटी और पास्ता। बच्चों को तो मुंह में पानी आ गया होगा, है ना, बहुत सारों के। तो आयरलैंड के किस खाद्य फसल के खराब होने पर लाखों नागरिकों की मृत्यु हुई? तो ये फसल थी आपके कौन सी? आलू। आलू के खराब होने से, आलू का उपयोग जो है वो शुरू होने से यूरोप में गरीबों की जीवन शैली में विशेष रूप से परिवर्तन होने लगा था। उनका भोजन जो है वो बेहतर हो गया था, और उनकी औसत उम्र जो है वो क्या हो गई थी? बढ़ने लग गई थी। लेकिन धीरे धीरे जो है ये आलू की फसल जो है वो नष्ट होने लगी, और आयरलैंड के लाखों लोग जो है वो भूखमरी के कारण मारे जाते हैं। तो आलू फसल थी, आलू गरीब का वो भोजन मानते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 18वीं शताब्दी में कॉर्न लॉ का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो कॉर्न लॉ का सर्वोत्तम उदाहरण ब्रिटेन में मक्का की आयात पर पाबंदी माना जाता है। चॉकलेट के उपयोग किया जाने वाला तेल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको थोड़े इजी लग रहे होंगे, पर ये DSSS में पूछे गए हैं। तो चॉकलेट के उपयोग किए जाने वाले तेल साल जो है वो साल के बीजों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस व्यावसायिक फसल को प्रोत्साहन दिया था? तो अंग्रेजों ने जो है वो व्यावसायिक फसल कौन सी थी आपकी? पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास। सभी को जो है इन्होंने क्या माना था? अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसल माना था औपनिवेशिक काल में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कहां पर हुआ था? तो आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय जो है वो यूरोप में हुआ था। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण किस पर सबसे ज्यादा व्यय किया गया था? ये एक ऐसी है। तो सबसे ज्यादा व्यय जो किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के, वो रक्षा पर किया गया था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट कब होता है? 1914 से 18 तक चलता है। मैंने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध अच्छे से आपको करवाए हैं। तो रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च होता है। किस जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे? तो ये जो थी वो 1921 में ये महामारी आई थी। 1918, 19 और फिर 20-21 में बहुत सारे देश के हिस्सों में जो है वो फसल क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ जो है उनका अभाव हो गया था। तो ये फ्लू यानी महामारी जो है वो फैली थी। 1921 की जनगणना के मुताबिक जो है ये पता चला कि बहुत सारे लोग, जो 120 से 130 लाख लोग मारे गए। तो ये जनगणना हुई थी 1921 में। पूर्वी गढ़वाल में स्थित बुग्याल क्या है? तो पूर्वी गढ़वाल में स्थित बुग्याल जो है वो विशाल प्राकृतिक चारागाह जो है, घास के मैदान है। बुग्याल, पयार, ये सभी ने सुने होंगे। तो ये विशाल प्राकृतिक चारागाह है। यहाँ पर जो है घास उगती हरी भरी, और ये जो है वो बर्फ से ढकी हुई रहती है। तो पहाड़ियों की तलहटी में जो है ये कई प्रकार की घासें उगती हैं। तो बुग्याल जो है वो विशाल प्राकृतिक चारागाह है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का हमको चयन करना है। सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा, तो ये दूसरी सूची से हमको मिलाना है। तो सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा जो कि 1850 से 55 में आई थी, GB बॉन्स जो है, ये GB बॉन्स के द्वारा। अगला है, एस जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू द कंट्री ऑफ मैसूर, कनरा एंड मालाबार। तो ये है आपकी किसकी? फ्रांसीसी हैमिल्टन बुकानन की। द रेटरिक ऑफ एम्पायर, तो ये है आपकी डेविड स्पर की, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। द फॉरेस्टर ऑफ इंडिया, तो ये है स्टिमिंग की। तो आप मिलान कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय के बारे में धंगर गढ़हरिये महाराष्ट्र में जाने वाले चरवाहा समुदाय हैं। 20वीं सदी में धंगर समुदाय की आबादी 4,67,000 थी। धंगर गढ़हरियों ने में से कुछ लोग कंबल और चादर बनाते थे और कुछ लोग भैंस पालते थे। ठीक है। मानसून काल में धंगर कोंकण और तटीय इलाकों में निवास करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए जो धंगड़ और ये लोग हैं ना, ये मानसून काल में आपके जब बारिश स्टार्ट होती है तो आपकी तटीय इलाकों को छोड़कर सूखे पठारों की तरफ चले जाते हैं, तो डी वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कर्नाटका तथा आंध्र प्रदेश में गोरल्ला, करूमा और कुरुबा समुदाय निवास करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला तो सही है। तो सही पूछा है हमसे, तो ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास नीचे ऑप्शन है नहीं। अगर नीचे है जैसे इसमें दे रखे हैं तब पूरे पढ़ने की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम सरकार ने मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। संविधान में ये प्रावधान है कि सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान हो। अगला है कि आपके राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन हो या ब्रूसलिया में अलग सरकार हो। देखिए बहुत सारे बच्चों के इसमें कमेंट आए थे कि ब्रूसलिया में ये भाषा बोली जाती है, फ्रांस में ये बोली जाती है ना। तो देखिए आपके अलग अलग जगह पे हमने उसमें डिस्कस भी किया था कि ब्रूसलिया में जो मोस्टली डच बोली जाती है, फ्रेंच में जो है फ्रेंच जो है वो अलग भाषा है, मतलब सेकंड नंबर की थी, राजधानी में बोली जाती है। ठीक है, तो 1948 में जब श्रीलंका क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, और आपके जो सिंगल समुदाय के नेता हैं वो बहुसंख्या में वहां शासन का अपना प्रभुत्व यहाँ पर बना लिया था। तो पहला वाला है कि जो आपके ये कौन से समुदाय के लोग आपके डच और फ्रेंची मंत्रियों की संख्या समान हो, तो ये बिल्कुल प्रावधान था 1956 में जब ये प्रावधान लागू हुआ था। तब एक ही जो आपकी है ये डच और फ्रेंची मंत्रियों की संख्या समान हो, केंद्र सरकार के अधीन हो, तो ये गलत हो गया और ये सही है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघीय सरकार के निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। देखिए स्पीड इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो है अगर मैं यहाँ बहुत ज्यादा टाइम लगाऊंगी तो बहुत ही ज्यादा समय आपको लग जाएगा, इसलिए फटाफट हमको करना है। केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकार को आदेश दे सकती है, तो केंद्रीय सरकार क्या प्रांतीय सरकार को आदेश दे सकती है? तो देखिए आपके अगर देखें तो केंद्रीय सरकार जो है वो आपके ये प्रांतीय सरकार को आदेश जो है वो दे सकती है मोटे तौर पे। तो राइट आंसर ये वाला तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के आदेश नहीं दे सकती है, तो ये वाला सही हो जाएगा ना। अगला है हमारा कि राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती है, वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएंगे। आदेश दे सकती है ये गलत हो जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, तो वो कौन से उपाय हैं? तो पहला है स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। दूसरा है हमारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित होना। तीसरा है कि अनुसूचित 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होना। और चौथा है सभी स्थानीय निकायों को अपने खर्चों की भरपाई के लिए राजस्व एकत्रित करने के लिए अधिकार। तो ऐसा तो नहीं प्रावधान कहीं भी है, बाकी ये तीनों जो है वो सही हो जाएंगे। अगला है भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो भाषण की स्वतंत्रता जो है वो लोकतंत्र के लिए आवश्यक मानी जाती है। भाषण की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए आवश्यक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है चुनाव के उद्देश्यों के लिए विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में परिसीमन का आधार क्या है? तो परिसीमन का आधार सभी को पता है जनसंख्या होती है ना, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन जो है वो आपके दबाव समूह नहीं होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी अक्टूबर 1945 में जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। IMF में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? तो IMF में वर्तमान में 190 देश शामिल हैं, मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। नवीनतम देश जो है वो अंडोरा है। ठीक है, और IMF की स्थापना जो है वो 1944 में हुई थी। मुख्यालय अगर पूछे तो वॉशिंगटन DC में है IMF का। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि
अमीर देशों की बातों का ज़्यादा वजन हो। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो पहला वाला तो आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है देशों को उनकी आबादी के अनुसार अनुपात में सम्मान मिले। आबादी के अनुसार देशों को उनकी आबादी के अनुपात में सम्मान मिले। दुनिया के सभी देशों समान व्यवहार हो। सिंपल सा है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकतंत्र के पक्ष में इनमें से कौन सा तर्क अच्छा नहीं है? तो पहला है लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समान महसूस करते हैं। लोकतंत्र दूसरों की तुलना में संघर्ष को बेहतर तरीके से सुलझाता है। लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति अधिक जवाबदेही होती है। लोकतंत्र दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। तो ये वाला आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किसने लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिली है? तो लोकतंत्र के विस्तार में लोगों का संघर्ष। दूसरा है आपके लोगों की स्वतंत्रता की चाह, उपनिवेशवाद का अंत या विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। तो इसका जो है आपके विदेशी देशों द्वारा आक्रमण लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं करता है। अगला है लोकतंत्र की दिशा में उनके बढ़ते कदम को मिलान कीजिए। चिली, नेपाल, पोलैंड और घाना। तो चिली में जो है वो लोकतंत्र जो बढ़ा था वो किसके लिए और कब हुआ था? तो सैनिक तानाशाही की जब समाप्ति हुई थी तो चिली में लोकतंत्र आया। नेपाल में राजा ने अपने अधिकार छोड़ने की सहमति की थी, तब लोकतंत्र आया था। और पोलैंड में जो है एक राजा के शासन का मत जो है तब लोकतंत्र आया था। एक राजा के शासन का अंत हुआ था तब पोलैंड में। ठीक है, तो घाना में राइट आंसर एक हो जाएगा क्योंकि एक ही बचा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से आज़ादी मिली थी। तो पहले वाले में ऑप्शन नंबर अगर देखें तो अब चिली में 2 आ जाएगा, नेपाल में 4 आ जाएगा, घाना में पोलैंड में 3 आ जाएगा और घाना में 1 आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन में है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। इजी सा है। देखिए मैं टॉपिक वाइज आपको करूंगी कि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने यहाँ पर बना रखे हैं आपके लिए। तो हाँ, सारे टॉपिक जो हैं वो आपके कवर हों ऐसा प्रिपेयर करेंगे। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास होनी चाहिए। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। बिल्कुल दोनों ही आपके सही हैं, है ना। ऐसा ही तो लोकतंत्र में होता है। चीन की संसद को क्या कहा जाता है? देखिए चीन की संसद को जो है वो कहा जाता है क्वांगो रेमिनियन दाइवियाओ दाहुई। कैसा नाम है ना। तो संसद पूछ ली जाती है, कभी फ्रांस की पूछ ली जाती है, कभी रूस की पूछ ली जाती है, कभी चीन की पूछ ली जाती है। तो चीन की संसद को जो है वो क्वांगो रेमिनियन दाइवियाओ दाहुई कहा जाता है। और अमेरिका की संसद को भारत की संसद के जैसे क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो ग्राम पंचायत जो है वो आपके पंचायत समिति के अंतर्गत कार्य करती है। अनुच्छेद 243 क में जो है ये प्रावधान है कि ग्राम सभा गांव के स्तर में ऐसे कार्य का उपबंध करती है और ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यवाही की जो संस्था है वो ग्राम सभा ग्राम पंचायत का निरीक्षण करेगी और उसका मूल्यांकन करेगी। तो पंचायत समिति जो है वो ग्राम पंचायत का करेगी। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? देखिए एक अस्थायी थे और एक स्थायी थे। स्थायी सदस्य जो थे वो थे कौन? राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्थायी सदस्य थे। अब अस्थायी सदस्य कौन थे? जब संविधान सभा की बैठक हुई थी पहले 9 दिसंबर 1946 में, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। और फिर जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है तो स्थायी सदस्य अध्यक्ष जो है वो चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान की व्यक्ति की गरिमा राजनीतिक समानता का उल्लेख कहीं भी नहीं है। राष्ट्रीय अखंडता का, प्रतिष्ठा का, सम्मान का है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसने कहा था? ये कहा था जेनिंग्स के द्वारा कहा गया था। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि संविधान निर्माताओं द्वारा अपनाई गई कानूनी भाषा और उनके वाक्यांश है वो इसे में जटिल दस्तावेज इसमें बनाते हैं। तो जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम पर पड़ा था? किस अधिनियम का प्रभाव पड़ा था भारतीय संविधान पर? तो ये प्रभाव पड़ा था आपके कौन से? भारत शासन अधिनियम 1935 का।
भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? अभी मैंने जस्ट बताया है कब हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, फिर दूसरी होती है 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। अगला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, सभी को पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति जो है वो नियुक्त की गई थी और भीमराव अंबेडकर थे। और इसके साथ में मैंने बताया था ना एक अध्यक्ष और उसके साथ में कुल 7 सदस्य इसमें शामिल थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला है 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामलों में हमारे यहाँ समानता होगी पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा गया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये कथन कहा गया था, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक असमानताओं से भरा हुआ होगा हमारा राजनीतिक, तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से मिली है? प्रस्तावना सभी को पता है संयुक्त राज्य अमेरिका से हमें ये मिली है। अब देखिए ये 180 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। मैथ यहाँ मैंने नहीं लिया है, तो आई होप आपको ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या इसको कंटिन्यू रखें या फिर अपन टॉपिक वाइज जैसे हमारा पहले चल रहा था वैसे ही चले। कौन सा टॉपिक आपको करना है वो कमेंट करके बताएंगे और आपका एग्जाम कैसा हुआ वो भी आप बताएंगे और इसका जो एनालिसिस है वो भी आप बताएंगे कि कैसा पेपर आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।